किस बात की तालियां? हाँ, किसकी? नहीं तो कौन खबरें देता है तुम्हें ऐसी? झूठी झूठी खबरें लाते हो तुम। हाँ, तुम्हें लगता है ऐसा और मैं यहीं घूमू? हाँ, कब तक? अरे तो आदमी 15-20 दिन पहले जाता है। आप जाओ तो मुझे भी लेके जाना, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। ऐसे किसी शुभ मौके का मुझे भी इंतजार है। चलो, कौन सूचना दे गया तुम्हें? है सूत्रों के अनुसार? है साइंस वाले सर, उनको क्या पता किसने न्योता बुद्ध दे दिया अभी। चलो, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा, बीकानेर है ना। चलो बताओ, देख थोड़ा सुना दो पुराना। बीकानेर के पुराने नाम क्या क्या थे? बीका कौन सी माता जी के आशीर्वाद से? अपने कौन से काका के साथ? कौन से भाई के साथ? बीकानेर इलाका कब जीतता है? और अपने बीकानेर शहर की स्थापना कब करता है? कौन से त्योहार के दिन? इस दिन बीकानेर में क्या उड़ाई जाती है? अच्छा, कोडमदेसर के अंदर बीका को क्या बनाया गया था? कोडमदेसर में कौन सा मंदिर बनवाया था? बीकानेर में कौन सा मंदिर बनवाया था? राजचिन्ह प्राप्त करने के लिए किस पे अटैक किया था? सुजा पे। और बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है? अच्छा, उसके बाद बताओ, लूणकरण सर झील का निर्माण किसने करवाया? बिट्टू सुजा ने उसको क्या कहा था? कलयुग का कर्ण। किसके आशीर्वाद से राजा बना था? नागौर के कौन से राजा को हराता है? किसको? मोहम्मद खान। और आपके जैसलमेर के कौन से राजा को? कौन से राजा से लड़ता हुआ मारा गया था? अभी मीरा कहाँ का राजा था? कौन से युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? अच्छा, कामरान को हराने वाला बीकानेर का राजा कौन था? जयसिंह। उसे कौन से युद्ध में हराया था? राती घाटी का युद्ध कब हुआ था? कामरान किसका भाई था? इससे पहले उसने कहाँ कब्जा किया था? बिट्टू सुजा की कौन सी किताब ये जानकारी देती है? राज विनोद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने? सदाशिव भट्ट। जो कि कौन से राजा के दरबार में था? अकबर ने कौन से राजा को 4000 का मनसबदार बनाया? राय सिंह ने। उसने अकबर के पक्ष में कौन कौन से दो राजाओं को लेके आया? सिरोही का सुल्तान और जालोर का ताज खान। उसने कठौली के युद्ध में किसको हराया और किसको मार दिया था? अकबर ने उसे कितने परगने गिफ्ट में दिए थे? जहांगीर ने कितने का मनसबदार बनाया? कहां की जिम्मेदारी सौंपी? किसके विद्रोह के समय? उसने कौन सा किला बनवाया था? जूनागढ़। किसकी देखरेख में? और उस समय वो खुद कहां पर था? मुंशी देवी प्रसाद ने उसको क्या कहा था? राजपुताने का कांड। उसने खुद ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और बाल बोधिनी। जयिता ने कौन सी लिखी थी, जो कि कहां पर लगी हुई है? करमचंद पर किताब किसने लिखी थी? उस किताब में राय सिंह को क्या कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़ किसका छोटा भाई था? किसके दरबार में था? कौन सा किला मिला था? वहां कौन कौन सी किताबें लिखी थी? वेली कृष्ण रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम दशरथ वराउत और दसम भागवतरा। अच्छा, इसमें जो वेली कृष्ण रुक्मणी है कौन सी भाषा में? उत्तरी मारवाड़ी। कौन सी शैली में लिखी गई है? दुर्सा आढ़ा ने इसको क्या बताया था? जेम्स टोड ने इस पुस्तक में क्या बताया था? कौन कहता है कि पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का होरेस था? एलपी तेसीतोरी कहां का रहने वाला था? सबसे पहले किसकी जानकारी देता हूं? कालीबंगा की। कौन सी रियासत में कार्य किया था? उसकी छतरी भी कहां बनी हुई है? उसकी किताबें कौन कौन सी है? बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपुताना, द नॉर्थर्न ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। अच्छा, जांगलधर बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? ऐसा हमें कौन सी किताब के राजस्थानी अनुवाद में मिलता है? सूख सप्तती किसके द्वारा लिखी गई थी? अच्छा, कर्ण सिंह ने खुद ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था? साहित्य क्लबद्रुम। गंगाधर मैथिल की किताबों के नाम बताओ। कौन से राजा को माही मराठीब की उपाधि मिली थी? ये उपाधि क्या जीतने के कारण मिली थी? किसके द्वारा दी गई थी? दक्षिण भारत से मूर्तियां लेके आए तो कौन से मंदिर में रखवाई? उसमें कौन सी मूर्ति है? दक्षिण भारत से किताबें लेके आए, कौन से पुस्तकालय में रखवाई? किसके संगीत ग्रंथों का संकलन करवाया? संस्कृत की किताबों का किस भाषा में अनुवाद करवाया? गीता का अनुवाद किसने किया था? उसने खुद ने कौन कौन सी किताबें लिखी थी? अनुविवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि और ये अनुपोदय क्या है? गीत गोविंद पर टीका। भाव भट्ट की किताबों के नाम बताओ। संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। उदय चंद्र की बुक का नाम बताओ। पांडित्य दर्पण, अनंत भट्ट की बुक का नाम बताओ।
भटनेर पर कब्जा कौन करता है? सूरज सिंह कब्जा कब करता है? उस दिन क्या था, इसलिए नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हनुमानगढ़ कर दिया गया। 14 में कहां पर अटैक किया उसने? चूरू का सामंत कौन था? कौन से घोड़े चलाए गए थे? अंग्रेजों के साथ संधि कब कर लेता है? देशनोक में किसका मंदिर बनवाता है? बीकानेर पर अटैक किसने किए थे? जॉर्ज थॉमस किसका भाड़ाती सेनापति था? वो खुद कौन से देश का रहने वाला था? राजस्थान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करता है? विलियम फ्रैंकलिन ने उस पर कौन सी बुक लिखी थी? मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इतना ही पढ़ा था ना? चलो, है? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? थोड़ी सी और बढ़ा दे। यहां तक तो आ ही रही यार। कान खराब है तेरे? थोड़ी बढ़ा दो, इसके कान खराब है। आपके नहीं है? सॉरी शक्तिमान, क्या करें अब। अगला राजा मैंने नाम तो लिखवा दिया था शायद, शासनकाल लिखवा दिया था। क्या था? 1800, यही लिखवाया था। एक युद्ध लिखो इसके टाइम में। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है बासन पीर। कौन सी जगह? लिखो बासन पीर का युद्ध। बासन पीर कहां पड़ता है? जैसलमेर। बैटल ऑफ बासन पीर। बीकानेर का राजा कौन है? रतन सिंह। इसकी लड़ाई जैसलमेर के राजा के साथ हुई। जैसलमेर के राजा का नाम था गद सिंह। लिख लिया? देखो इस युद्ध में गद सिंह की जीत हुई। गद सिंह वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में गद सिंह की जीत हुई। गद सिंह वॉन दिस बैटल। किसकी जीत हुई? गद सिंह। अब देखो एक बात नोटिस करना आप, मैंने कई बार बीच में बताया होगा आपको कि 1818 में जब अंग्रेजों के साथ संधियां हो गई थी, उसके बाद लड़ाइयां होनी बंद हो गई। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि का मतलब क्या है? संधि का मतलब यह है कि आज के बाद यदि किसी भी राजा की लड़ाई होती है तो उसकी तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएंगे? है ना? संधि का 1818 की संधि का मतलब है रियासत के इंटरनल अफेयर्स राजा के पास, रियासत के एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास में? अंग्रेजों में। हुआ यूं था कि अपने उन दिनों मराठों से बड़े परेशान थे। आप याद करो, देखो हम उधर पढ़ रहे हैं कि मराठों के खिलाफ हुरडा सम्मेलन बुलाए जा रहे हैं, इसका मतलब मराठे टैक्स लेने के लिए आ रहे हैं। हम इधर वापस पढ़ रहे थे आपके कल परसों की जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पर 2 आक्रमण किए, किसका सेनापति के रूप में आ रहा है? मराठों। तो मराठों के अपने पर अटैक हो रहे हैं। मराठे अपने से अपने को परेशान कर रहे हैं। मराठों की और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही है। मराठों की राजस्थान की लड़ाई अलग, मराठों की अंग्रेजों से लड़ाई अलग। अंग्रेजों का दुश्मन कौन? मराठे। अपने दुश्मन कौन? दुश्मन का दुश्मन। इसलिए अपने और अंग्रेज संधि कर गए। तो 1818 की संधियों का एक बड़ा कारण मराठे हैं। तो अंग्रेजों ने अपने को यह कहा कि तुम हमारे साथ संधि कर लो, हम मराठों को तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने नहीं देंगे। तो संधि में सीधा सीधा लिखा था कि मराठा छोड़ो, कोई भी तुम पर अटैक करेगा तो तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। मतलब यदि कोटा ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, अब कोटा की बूंदी के साथ लड़ाई होती है तो कोटा की तरफ से लड़ने कौन जाएगा? अब ऐसे राजस्थान की हर रियासत के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। अब कोटा बूंदी के साथ लड़ाई होती है, बूंदी के साथ भी अंग्रेजों की संधि, कोटा के साथ भी अंग्रेजों की संधि, जयपुर के साथ भी संधि, जोधपुर के साथ भी संधि। अब यदि जयपुर जोधपुर आपस में लड़ते हैं तो जयपुर की तरफ से कौन जाएगा लड़ने के लिए? अंग्रेज। जोधपुर की तरफ से अंग्रेज। आपस में क्यों लड़ेंगे? इसलिए 1818 के बाद राजस्थान में कोई भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कोई भी लड़ाई करने से पहले हमसे पूछोगे। संधि और युद्ध हम ही करेंगे, तुम करे नहीं सकते, तुम्हारी संधि है। पर इस टाइम बीकानेर जैसलमेर वालों ने अंग्रेजों से पूछा ही नहीं, अपने आप ही भिड़ गए। इसलिए 1818 की संधियों के बाद यदि राजस्थान में कोई लड़ाई हुई तो वो लड़ाई कौन सी है? फिर अंग्रेजों ने आकार है, आपने पूछा ही नहीं हमसे, उनका साहब लड़ लिए इस बार तो आगे से ध्यान रखेंगे। ये लास्ट लड़ाई है। इसके बाद राजस्थान में 2 रियासतों के बीच आपस में कोई भी लड़ाई। तो कोई पूछे भाई संधियों के बाद लड़ाई क्यों नहीं हुई? कि भाई संधियों में दोनों तरफ से लड़ने के लिए कौन आएंगे? अंग्रेज। और अंग्रेज आपस में लड़ने से रहे। यह राजस्थान की किन्हीं 2 रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन 2 प्रिंसली स्टेट्स, एनी 2 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किन्हीं 2 रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था। इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी 2 प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान।
राजस्थान की किन्हीं दो रियासतों के बीच अंतिम युद्ध था? इट वॉज लास्ट बैटल बिटवीन एनी टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। क्या नाम है राजा का? रतन सिंह। इसलिए एक भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया था। भगवान कृष्ण को बोलते हैं बिहारी जी, इसलिए मंदिर का नाम क्या हो गया? रतन बिहारी। लिख लो। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। He built रतन बिहारी टेम्पल एट बीकानेर। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। He built रतन बिहारी टेम्पल एट बीकानेर। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। He built रतन बिहारी टेम्पल एट बीकानेर। बीकानेर में कौन सा मंदिर बनवाया? रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। कौन संप्रदाय का? वल्लभ संप्रदाय वाले भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो आगे लिख लो, कोष्टक में लिख लो वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ सेक्ट, इसी कोष्टक में लिख लो। आगे हम संप्रदाय पढ़ेंगे तब अलग से और बात कर लेंगे, इस बहाने याद रह जाएगा वल्लभ संप्रदाय वाले कौन से भगवान जी को मानते हैं। आगे पढ़ेंगे इसका नाम वल्लभ संप्रदाय क्यों है, ये सब बातें। 1837 की बात है। राजा बिहार में एक जगह गया हुआ था, उस जगह का नाम है, तो राजा कहां गया? कहां गया? गया के पास से गंगा जी निकलते हैं। गंगा जी निकलते हैं तो राजा वहां गंगा जी में स्नान करने के लिए गया हुआ था। राजा के साथ में राजा के सामंत गए हुए थे। जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे तब राजा ने कहा होल्ड भाई, रुको एक बार। सारे सामंत अपने हाथ में गंगा जी का पानी हाथ में लो। सबने गंगा जी का पानी हाथ में लिया। कहा अब कसम खाओ आज के बाद किसी के भी घर में बेटी होगी तो उसको मारोगे नहीं। अब सबके हाथ में पानी लिया हुआ था। कईयों ने ऐसे ऐसे करने की कोशिश की, पर फिर ज्यादातर ने सौगंध खाई, आज के बाद हमारे घर में बेटी होगी तो उसको मारेंगे। तो बीकानेर में कन्या वध पर रोक लगाने वाला बीकानेर का राजा कौन था? रतन सिंह। ऐसा वो कहां पर करता है, कब करता है? 1837 ईस्वी में, इन 1837 एडी, गया में कन्या वध पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्या वध पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया बिहार में एक जगह ना, गया में कन्या वध पर रोक लगा दी थी। ही पुट बैन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड एट गया। गया में कन्या वध पर रोक लगा दी थी। कौन से राजा ने कन्या वध पर रोक लगाई बीकानेर में? रतन सिंह ने। कब लगाई, कहां पे लगाई, किस पे रोक लगाई? लड़कियों बोलो थैंक यू रतन सिंह। जोर से बोलो, मरी मरी बोल रही हो। चलो ठीक, लिखो दरबारी विद्वान। मरी मरी सी बोल रही है सर, क्या फर्क पड़ता, मार ही देते ठीक रहता, क्या किया जी के भी। तो फिर जोर से बोला करो। तो नहीं सर, तो दरबारी विद्वान लिखो दयाल दास। क्या नाम बुक का बोलो देखे? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। ख्यात मैंने बताई थी ना, ऐसी किताबें जिनसे राजाओं की ख्याति बढ़ती हो, पॉपुलैरिटी, फेम बढ़ती हो, उन किताबों को क्या बोलते हैं? ख्यात। जैसे नैण सिंह ने लिखी तो क्या हो गई? नैण सिंह ख्यात। बांकीदास जी ने लिखी तो क्या हो गई? बांकीदास जी ख्यात। ये दयालदास लिख रहा है बीकानेर के राठौड़ों पर लिख रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। मैंने कहा था रा रे री मतलब का के की, तो बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। और राजस्थानी बोलेंगे तब क्या बोल देंगे इसको? बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। देखो हुआ ये था। जेम्स टोड का नाम तो जानते हैं आपने? जेम्स टोड ने राजस्थान पर जो बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है? हम आगे लिखेंगे कहीं पर, वो बुक भी लिख लेंगे। वो बुक पब्लिश हुई थी 1829। कब पब्लिश हुई? 1829 में बुक पब्लिश होती है। उस बुक के अंदर वो लिखता है कि राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये फर्स्ट ग्रेड राज्य है। कैसे राज्य है? बीकानेर सेकंड ग्रेड है। रतन सिंह इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। बीकानेर के राजा कौन थे? रतन सिंह। उन्होंने कहा सेकंड ग्रेड कैसे हैं, हम भी क्या हैं? पर अब अगले ने लिख दिया तो लिख दिया। फिर रतन सिंह ने अपना एक राइटर बिठाया। उस राइटर का नाम क्या था? और का एक बुक लिख उसमें प्रूव कर कि हम भी क्या हैं। तो अब वो यदि ये प्रूव करना है कि आप बीकानेर वाले भी फर्स्ट ग्रेड है, तो हिस्ट्री किसकी लिखनी पड़ेगी? बीकानेर की। बीकानेर में कौन सा वंश था? राठौड़। तो कौन से वंश की लिखनी पड़ेगी? राठौड़ों की। इसलिए बुक का नाम क्या? अच्छा, अब यदि बीकानेर के राठौड़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो कौन से राजा से जानकारी शुरू होगी? बीका। पर बीकानेर का पहला राजा कौन था? बीका। लिखवा कौन रहा है? रतन सिंह। पर ये बुक रतन सिंह के टाइम में लिखनी शुरू हुई, रतन सिंह एक्सपायर हो गए, तो रतन सिंह के बेटे के टाइम में कंप्लीट हुई। रतन सिंह के बेटे का नाम था सरदार सिंह। क्या नाम था? तो ये बुक कहां से जानकारी शुरू करती है, कहां तक देगी? तो अब कोई पूछ ले इस बुक में कहां से कहां तक के राजाओं की जानकारी, पहले बड़ी बात देख लो। इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है।
This book provides information about kings of Bikaner from Bika to Sardar Singh. इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है. This book provides information about kings of Bikaner from Bika to Sardar Singh. इस पुस्तक में बीका से लेकर सरदार सिंह तक बीकानेर के राजाओं की जानकारी है. This book provides information about kings of Bikaner from Bika to Sardar Singh. अगला राजा लिखो. क्या नाम है राजा का? स्टार लगाना भैया ना. आप नॉर्मली नोटिस कीजिए, मैंने 1818 के बाद के राजा नहीं पढ़ाए आप, है ना. यहाँ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि गंगा सिंह के बारे में खूब सारे क्वेश्चन पूछे मैं बीकानेर के राजाओं में से. तो जब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो अपने पढ़ लेते हैं. और एग्जैक्टली तो हम 10-12 लाइनें लिखेंगे गंगा सिंह के बारे में, सारे क्वेश्चन है पुराने पेपर में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है वो. एक दिन कुछ जनरल बातें मैंने आपको बताई थी कैलेंडर की. तो मैंने आपको बताया था एक होता है विक्रमी कैलेंडर और एक होता है ईसवी कैलेंडर. और मैंने कहा था इनके बीच में गैप होता है. कितने साल का गैप होता है? 57 साल. तो 57 साल विक्रमी आगे होता है, ईसवी आगे होता है. विक्रमी आगे होता था. तो मैंने एक आपको यूं बातों बातों में एक बताया था कि अकाल पड़ा था, उस अकाल का नाम क्या था? तो मैंने कहा था उसको छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि विक्रमी संवत कौन सा चल रहा था? 1956, 1956. तो ईसवी में क्या चलेगा? 57 जोड़े या 57 घटाएं? तो मतलब जब अपने ईसवी में कौन सा साल चल रहा था? 1899 ईस्वी जब चल रहा था तब अपने कौन सा अकाल पड़ा? छपनिया क्यों बोलते हैं? 2010 के प्री का क्वेश्चन है ये. राजस्थान का सुप्रसिद्ध छपनिया अकाल विक्रमी सम्मत के सॉरी ईस्वी सम्मत के अनुसार कौन से साल पड़ा था? तो कौन से साल पड़ा था? कौन से साल पड़ा था? 1899. यह अकाल पड़ा तो पूरी दुनिया में, पूरे भारत में लोग मरे जी. पूरे भारत में मतलब गांव में बुजुर्ग तो जब बातें करते हैं तो वैसे बातें करते हैं कि भाई अरे मिनख मरया आदान, पशु मरया सारा. पशु तो मर गए थे सारे और मनुष्य मर गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था. दादाजी तो वैसी वैसी बातें बताते हैं कि खेजड़ी जो होती है खेजड़ी, उसकी छाल को पीस पीस के और वो पी थी और कुछ था ही नहीं. खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं. अब जब मनुष्य के खाने पीने के लिए नहीं बचा तो पशु तो क्या खाएंगे? पशु तो मरेंगे बापड़े. पशुओं वाला तुम ही खा गए फिर तो फिर पशुओं के लिए कुछ ही नहीं बचा. तो पूरे भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, पूरे भारत में अकाल पड़ा हुआ था. किसी राजा ने अकाल में अपनी जनता को सबसे अधिक बचा लिया था. तो वो राजा कौन था? तो कहते हैं बीकानेर शहर में तो भंडारा खोल दिया था. यदि किसी के घर पे कोई अनाज नहीं है तो यहाँ आओ, राजा ने खाना बना रखा, खा के चले जाओ. गांव में ऊंटों के ऊपर बाजरा वगैरह लाद लाद के भेजा था कि किसी की भी रोटी नहीं बन रही हो एक बार बाजरा ले ले, एक बार अपना खाना पीना तो बनाए, रुपए टक्के टैक्स वगैरह जो लेना वो बाद में देख लेंगे. तो अंग्रेज बड़े राजी हुए इस बात से. और अंग्रेजों को लगा एक राजा ने अपनी जनता को किस प्रकार बचा लिया. तो अंग्रेजों ने राजा को एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, केसरे हिंद. कौन सी उपाधि दी? कौन से अकाल के दौरान? किसने दी उपाधि? किसको दी? क्या उपाधि दी? ये वास्तव में जर्मन शब्द है काइसर. काइसर का काइजर होता है वैसे तो. काइजर अपने भाषा में उसको कैसर बना गया. इसका मतलब होता है राजा. क्या मतलब होता है? या उनकी शब्द में कहे तो सम्राट, जो बादशाह टाइप का होता है. अब यदि आप इसको उल्टा पढ़ोगे, इसका नाम ये राजा है तो अब इसको उल्टा पढ़ो, हिंद का राजा. ए लग वगैरह लगते हैं, इनका मतलब क्या होता है? का. ये तारीख है अलाउद्दीन की तारीख या अलाउद्दीन का इतिहास. तारीख का मतलब क्या होता है? इतिहास. तो वैसे हिंदुस्तान का राजा मतलब हिंदुस्तान में किसी राजा ने अपनी जनता को बचाया तो वो राजा कौन है? गंगा सिंह. कौन से अकाल में? अकाल पड़ा कब था? ईसवी है विक्रमी है? तो विक्रमी कितना था? याद रहेगा? 2010 प्री का क्वेश्चन है. छप्पनिया अकाल ईसवी सन के अनुसार कब पड़ा था? तो कब पड़ा था देख लो. 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी. 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी. छपनिया काल के दौरान कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया था, या छपनिया काल का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया था. ही मैनेज्ड, ही परफेक्टली मैनेज्ड छपनिया फेमाइन. ये लिख लो. छपनिया काल का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया था. ही परफेक्टली मैनेज्ड छपनिया फेमाइन. छपनिया काल का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया था. ही परफेक्टली मैनेज्ड छपनिया फेमाइन. छपनिया काल का कुशलता पूर्वक प्रबंधन किया था. ही परफेक्टली मैनेज्ड छपनिया फेमाइन. अतः अंग्रेजों ने इसे कैसरे हिंद की उपाधि दी थी. सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ कैसरे हिंद. अतः अंग्रेजों ने इसे कैसरे हिंद की उपाधि दी थी. सो ब्रिटिशर्स गेव हिम टाइटल ऑफ कैसरे हिंद.
अतः अंग्रेजों ने इसे कैसर हिंद की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? किसने दी? कौन से अकाल के दौरान? इसी साल 1899 की बात है। चाइना में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह होता है, एक रिवोल्ट होता है। उस रिवोल्ट का नाम है बॉक्सर रिवोल्ट। क्या नाम है? बॉक्सर रिवोल्ट। चाइना में कुछ जिम जाने वाले बॉक्सर भाई थे, उन्होंने अंग्रेजों को कूटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा, भाई राजाओं के साथ संधि है। संधि का मतलब क्या था? तुम्हारे दुख आएंगे तो हम काम आएंगे, हमारे दुख आए तो तुम काम आओ। तुम्हारी लड़ाई में हम लड़ेंगे, हमारी लड़ाई में तुम लड़ो। तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कहा कि यार भाई, चाइना में हमारे खिलाफ कुछ बॉक्सर ने विद्रोह कर दिया है, तो यार चाइना संभाल सकता है क्या हमारी तरफ से? उसने कहा हाँ चला जाऊंगा। क्या मिलेगा? अंग्रेजों को रुपए देंगे, हम चिंता ही मत करो। अकाल के टाइम में रुपए की आवश्यकता होती है। उसने कहा हो भेज दो, कहीं भेज दो रुपए के लिए, तो मैं चला जाऊंगा। अंग्रेजों ने कहा चाइना जाना है, बॉक्सरों के खिलाफ लड़ना है, ये नहीं हो पैसे के चक्कर में चला जाए, वो कूट के वापस भगा दे। उसने कहा सुनो, इतनी इतनी आंखें हैं उनकी, इतनी मैं सोते हुए भी खुली रखता हूं, इनको तो मैं ऐसा कूटूंगा जिसकी हद नहीं है। भाई साहब चाइना में घुस के मार के आए थे भयंकर तरीके से, इसलिए अंग्रेजों ने वापस एक मेडल दिया था, चीन युद्ध पदक। क्या दिया था? इसलिए जब ये अपने कश्मीर में होता गलवान घाटी वाला मैटर हुआ था, गलवान घाटी वाला मैटर हुआ, तब अखबार में बाकायदा आया था। आज के 100 से भी अधिक साल पहले राजस्थान के एक राजा ने चीन में घुसकर हराया था। उस राजा का नाम क्या है? कौन सा विद्रोह दबा के है? किस साल दबा के है? याद रह जाएगा। 56 काल वाले साल की बात है। तो अंग्रेजों ने कौन सा मेडल दिया? देख लो, 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी, 1899 ईस्वी में, इन 1899 एडी, चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। सप्रेस किया, दबाया उसको। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। चीन में बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड बॉक्सर रिवोल्ट इन चाइना। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम चाइना वॉर मेडल। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम चाइना वॉर मेडल। अतः अंग्रेजों ने इसे चीन युद्ध पदक दिया था। सो ब्रिटिशर्स गेव हिम चाइना वॉर मेडल। अंग्रेजों ने क्या दिया था इसको? चीन युद्ध पदक दिया था। किसने? जैसे अभी मैं कहूं भाई, पहले राजतंत्र था, तो अब क्या है? लोकतंत्र। कैसे अब लोकतंत्र कैसे? तो आप कहते हो भाई अब जनता का राज। किसका राज है? आप और मैं तो राज नहीं कर रहे, हमारे प्रतिनिधि राज कर रहे हैं। कौन राज कर रहे हैं? हमारे चुने हुए जो लोग हैं वो क्या करते हैं? राज। बट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि कुछ चुने हुए लोग होंगे, हमारे द्वारा इलेक्ट कुछ लोग होंगे, वो क्या करेंगे? राज करें। जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी और मेच्योर होती चली जाएगी, उसमें और सुधार होंगे, हम खुद राज करेंगे। जैसे यूरोप में जो छोटे छोटे देश हैं कि जो अच्छे पढ़ लिख लिए, जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, जैसे ये स्विट्जरलैंड टाइप के जो देश हैं, इन देशों में जैसे अब कोई कानून बनता है, कानून कौन बनाता है? बातें मत करो भाई। अब कोई कानून बनता है, कानून कौन बनाता है? अपने कहते हैं एमपी और एमएलए। एमपी और एमएलए कौन है? हमारे द्वारा चुने हुए लोग। तो हम भाग नहीं ले रहे, हमारे द्वारा चुने हुए लोग भाग ले रहे। वहां जब कानून बनता है यूरोप में, इन देशों में, स्विट्जरलैंड टाइप के देशों में कानून बनता है, तो बाकायदा आपके घर पर ड्राफ्ट आता है, ये कानून है, यस और नो। आप लिखते हो नो, ज्यादातर लोग नो है तो कानून नहीं बनेगा, ज्यादातर लोग यस है तो कानून बन जाए। मेच्योर डेमोक्रेसी है, जनता डायरेक्ट भाग ले रही है। और अपने यहाँ पर यह है कि एक बंदे को अपने चुनाव जिता दिया, वो कितने साल रहेगा? हो सकता है गलत बंदे को जिता दिया, ये भी तो हो सकता है ना, गलत बंदे को जिता दिया। एक बार जिताया तब तो अपने लगा ठीक बंदा है, साल भर बाद अपने लगता है लीचड़ है तो दाप के। भैया गलत बंदे को जिता दिया, पर अपने पास 5 साल तक मुठियां भींचने के अलावा कोई चारा, तो 5 साल तो छाती पे मूंग दलेगा। मेच्योर डेमोक्रेसी कहती है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल, वापस बुलाइए। यदि खराब आदमी है तो उसको 5 साल तक सीट पर बैठने का कोई अधिकार, पर अपने अभी तक इतनी मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। कारण कि अभी तक एजुकेशन उतनी ज्यादा नहीं है। हर आदमी के पास यदि आया कि कानून बनाए कि नहीं बनाए, है ना, अपने को तो ज्यादातर को तो कानून ही नहीं पता होता है, वो नहीं पता। वो तो वो जब एक बार कौन सा एक कानून एनआरसी वाला ला रहे थे, कौन सा ला रहे थे ना, एनआरसी वाला, तो देश में आंदोलन चल रहे थे अलग अलग जगह। तो फरहान अख्तर जो बॉलीवुड एक्टर है, फरहान अख्तर, वो गया हुआ है किसी में, उसमें प्रदर्शन में विरोध के अंदर गया। तो एक पत्रकार ने पूछा भाई विरोध में क्यों आए? उसने कहा ये गलत कानून है मोदी सरकार का, इसलिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा हाँ सर हम भी सुन रहे हैं गलत कानून, तो इसमें गलती क्या है? उनका खराब है बहुत ज्यादा। तो सर खराबी क्या है? तो उसने ये तो नहीं पता मुझे। तो फिर आप क्यों आए? सब कह रहे थे खराब है, तुम आ गया। अब ये उसकी हालत है ना, जो पढ़ा लिखा बंदा है, तो एकदम किसी अनपढ़ आदमी से इतना भी अपने सोच
नहीं सकते। तो अभी तक अपने वो नहीं अपने है कि भाई नहीं, हम कुछ अच्छे लोगों को वहां पर चुन के भेजेंगे और वो लोग हमारी तरफ से वहां पर क्या बनाएंगे, कानून। पर राजतंत्र में तो ये भी संभव नहीं था। राजतंत्र का तो मतलब है राजा कहता है कि मेरा वचन ये मेरा, मैं जो बोल दूंगा वो करेंगे। पर उस समय राजा ने वहां पर कहा था कि नहीं भाई, यहां पर भी जनता के अंदर से कुछ लोग आए जो मेरे साथ बैठे और बैठ के मुझे बताएं कि क्या कानून बनाने क्या कानून नहीं बनाने। तो एक सभा बनाई थी, उस सभा का नाम था प्रजा प्रतिनिधि सभा। क्या बनाई थी? अब देखो नाम बोलो, दोबारा बोलो, इसका क्या नाम है? प्रजा मतलब जनता, प्रतिनिधि मतलब कुछ लोग, उनकी सभा। अब भी तो यही है, हम प्रजा, हमारे कुछ प्रतिनिधि उस सभा में बैठते हैं। उस सभा को हम राज्य में बोलते हैं विधानसभा, केंद्र में उसको बोलते हैं लोकसभा, और यही तो है। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा। तो बीकानेर के किसी राजा ने पहली बार जनता के जो लोग हैं उनको यदि शासन में लेना शुरू किया था, तो वो राज्य कौन सा था? बीकानेर। वो राजा कौन था? गंगा सिंह। वो सभा कौन सी थी? हालांकि अधिकार आज इतने नहीं रहे होंगे, आज अधिकार अपने पास बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ नहीं से कुछ होना ज्यादा अच्छा होता है। देखो 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी, 1913 ईस्वी में, इन 1913 एडी, बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ही सेट अप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट बीकानेर। ही सेट अप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ही सेट अप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट बीकानेर। बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। ही सेट अप पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव असेंबली एट बीकानेर। बीकानेर में किसकी स्थापना की थी? प्रजा। एक देखो, कभी आपने नाम सुना हो तो, सुना नाम? क्या है बीएचयू? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बोलो दोबारा नाम बोलो, क्या? हिंदी में हम कहें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये कॉलेज था 1898 में, ये कॉलेज बना था। बनाने वाली एक महिला थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट का नाम सुना? एक आयरलैंड से आई हुई महिला थी जो इंडिया के इंडियन ही हो गई थी बेचारी, और उसने अपने बनारस में एक हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज बनाया 1898। कब बनाया? कौन सा कॉलेज? किसने बनाया? एनी बेसेंट। कब बनाया? 1898 में। कब बनाया? 1898 में एनी बेसेंट बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। तो बनारस हिंदू कॉलेज कहां बनाया जाएगा? बनारस में। बनाने वाली कौन? कब बनाया उसने? अब वो कॉलेज था, अब कॉलेज को बनाना यूनिवर्सिटी। कॉलेज छोटा होता है, यूनिवर्सिटी बड़ी होती। तो अपने भारत में एक और बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हमारे, उनका नाम था महामना मदन मोहन मालवीय। बोलो नाम, दोबारा बोलो। महामना मदन मोहन, 5M। महामना मदन मोहन, क्या नाम पूरा बोलो? मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा क्यों ना इस कॉलेज को हम किस में चेंज कर दें? यूनिवर्सिटी। तो महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, जो कि एनी बेसेंट का बनारस हिंदू कॉलेज था, उसको क्या बना दिया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या बना दिया? अब किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलना है तो आपको रुपए ज्यादा चाहिए कम चाहिए? आपके पास कमरे कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए? इसका रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज के लिए धन भी ज्यादा चाहिए। धन कहां से आएगा? तो मदन मोहन मालवीय ने कहा भाई भारत में जिनके पास पैसे हैं उनसे चंदा ले लेंगे, चंदा लेके बना लेंगे अपने। अब भारत में पैसे किसके पास? दो लोगों के पास, या तो सेठ साहूकार या राजा महाराजा। तो मदन मोहन मालवीय ने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के निकले भाई पूरे भारत के अंदर, गए सेठ जी के पास, सेठ जी चंदा दो, कितना? श्रद्धा अनुसार जितना दिया जाए। और पूरे भारत के सेठों ने, पूरे भारत के राजा महाराजाओं ने, सब लोगों ने, आम पब्लिक तक ने, भाई वो बड़े थे तो ज्यादा दे सकते थे, आम लोग थे उन्होंने कम दिए होंगे, पर सब लोगों ने बीएचयू के लिए क्या दिया? धन। यूं महामना मदन मोहन मालवीय घूमते 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 बीकानेर पहुंचे। राजा महाराजाओं के टाइम ये था कि प्रत्येक राजा महाराजा सुबह सुबह उठ के दान वगैरह दिया ही करता था। ये अलग बात है, कोई कम देता और कोई ज्यादा देता, पर देते सारे थे। तो गंगा सिंह जी अपने दरबार में बैठे, सामने जो दान लेने वाले हैं वो लोग खड़े हैं। एक एक आदमी आ रहा है, वो पूछ रहे हैं अपने मंत्री से कि भाई क्या है? तो कोई कह रहा है कि भाई इसके सर्दी के अंदर झोंपड़ा भी नहीं है, इसका तो झोंपड़ा भी उठ गया, बरसात हुई उसके अंदर बह गया, प्लीज इसको झोंपड़े को रुपए दे दो। बच्चों इतने रुपए ले जा। कोई कहे इसकी फसल खराब होगी, इसके ये कर दो। तो सबको थोड़ा 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 कुछ ना कुछ यूं दान मिल रहा था। अचानक गंगा सिंह जी की दृष्टि पड़ी, एक व्यक्ति बीच के अंदर कोई खड़ा। उन्होंने कहा अरे अरे पंडित जी कैसे खड़े हैं इधर? अरे पंडित जी आप तो आगे जाओ, आप पीछे कैसे खड़े हो गए? वो जो पंडित जी खड़े हैं वो है महामना मदन मोहन मालवीय। कौन है? और उनका अरे अरे आओ आओ। गंगा सिंह जी पहले से जानते थे, भारत के बहुत बड़े वकील थे वो, भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनका आओ यार, चेयर लाओ पंडित जी के लिए। भाई पंडित जी ने कहा नहीं सर, आज मैं दान लेने के लिए आया हूँ, आज तो मैं लाइन में खड़ा ही रहूंगा, पहले दान दीजिए, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बताओ किसके लिए दान चाहिए?
आपने सुना ही होगा कि हम बना रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। मैं पूरे भारत में घूम रहा हूं, चंदा ले रहा हूं, आपके पास आया हूं, तो पंडित जी बताओ कितना दान दिया जाए? श्रद्धा अनुसार जितना आप दे सकते हैं। फिर भी आप मेरे दोस्तों, मेरे को जानते हो, बता दो मेरे से कितनी आशाएं हैं, आपको उस हिसाब से कर दूं। देख लो सर, जो अलवर वाले राजा उन्होंने 4 लाख रुपए दिए हैं, जो जयपुर वाले राजा उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं, और जो भी आपके घर पे चंदा लेने के लिए आता है उसी प्रकार भड़काता है आपको, है ना। अपने घर पे भी कोई मंदिर का चंदा लेने के लिए आते हैं तो अपने कहते हैं ये आपका पड़ोसी जो लीचड़ है, इसने भी 500 रुपए दिए हैं, तो आप कहते हो मेरी तरफ से ले 1100। फिर आपसे 1100 लेके आपके पड़ोसी कहते हैं ये कंजूस मक्खी चूस, जो जिंदगी में किसी को रुपए नहीं निकाल के देता, इसने भी कितने दिए हैं? 1100। तो अपना पड़ोसी कहता अल्लाह 2100। तो चंदा लेने वालों का काम होता है। तो उन्होंने कहा साहब अलवर राजा ने कितने दिए? 4 लाख। अब जयपुर राजा ने कितने दिए? 5 लाख। अब आप देख लो अपने हिसाब से कितना दो। और उन्होंने कहा सर आप मेरे दोस्त हो गंगा सिंह जी, तो मैं एक बात और बता दूं आपको, हम जितना एस्टिमेट लेके चले थे कि भाई इतने रुपए आ जाएंगे अपने पास, उतने रुपए हमारे पास अभी तक आए नहीं, तो हमारे पास रुपए काफी कम पड़ रहे हैं, तो जितना मैक्सिमम दे सकते हो उतना दे दो, थोड़ा ठीक रहेगा हमारे लिए। कहते गंगा सिंह ने ब्लैंक चेक दिया था कि आज के बाद जितने चाहिए सारे ले लेना, जितने रुपए होंगे सारे। और मदन मोहन मालवीय गा रहे महाराज थैंक यू, इससे बड़ी सहायता क्या हो सकती है? आप ये जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है इसके वीसी हो, वाइस चांसलर क्या हो, टिल डेथ। 1943 में गंगा सिंह की डेथ होती है, तब तक उसके वीसी कौन थे? गंगा सिंह ने और लिखवाया कि इसमें लिखो हमारे बीकानेर का जो भी स्टूडेंट वहां पर एडमिशन के लिए आएगा उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसकी फीस मैं दे दूंगा। तो बीएचयू आजादी से पहले तक बीकानेर का कोई बंदा पढ़ने जाता है, सीटें रिजर्व थी बीकानेर के लिए, इतनी सीटें तो हमारे बीकानेर वालों को थी, 2-3 सीटें पर वो रिजर्व थी, और उनका हॉस्टल की फीस, उनकी वहां पढ़ने की फीस, उनके रहने की टोटल जो खर्चा है वो बीकानेर वो स्टेट देगा, उनसे किसी प्रकार की फीस वगैरह ली नहीं जाए। 37 के आसपास गंगा सिंह जी एक बार बीमार हुए, तो उन्होंने लेटर लिख के भेजा, और लेटर लिख के भेजा भाई मैं बीमार हूं यार, और ये वीसी वाला काम, अब वीसी का मतलब ये नहीं भाई वहां जाके बैठना है, ऑनरेरी वीसी होता है, नाम मात्र क्यों बना दिए जाते, अब यार और किसी को दे दो। बीएचयू ने कहा कि नहीं सर, जब तक आप हो तब तक आप ही रहिए। 2010 के प्रीलिम्स में सवाल था, बीएचयू की स्थापना में सर्वाधिक योगदान राजस्थान के कौन से राजा का था? याद रहेगा आपके? देखो 1916 ईस्वी में, इन 1916 एडी, 1916 ईस्वी में 1916 एडी बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, समझ जाओगे ना बीएचयू का मतलब, तो बीएचयू की स्थापना के लिए, फॉर फाउंडेशन ऑफ बीएचयू, नहीं समझ में आया पूरा लिख लेना भले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू की स्थापना के लिए महामना मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support to महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। He gave financial support to महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय को आर्थिक सहायता दी थी। एक अभी मूवी देखी है भगत सिंह पर, अजय देवगन की एक मूवी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, है ना, नहीं देखी देखना तुम कभी। उस मूवी में बहुत शुरुआत का एक सीन है, लाहौर यूनिवर्सिटी का एक सीन है, एक लड़का हाथ में डंडा लेके घूम रहा है, और एक किसी लड़के को बुला कर इधर आ रहा है, महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम बता। तो वो कहता है नहीं नहीं ये तो मुझे नहीं आता। फिर वो किसी अंग्रेज का शॉर्ट फॉर्म बोलता है, किसका पूरा नाम बता, और वो उसका पूरा नाम बताता है, उसके बाप का नाम बताता है। फिर वो लड़का डंडे मारते कहता तुम साले सारे अंग्रेजों की औलाद हो रहे। महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम महामना मदन मोहन मालवीय ही है। वो लड़का जो डंडे मार रहा है वो सुखदेव है। कौन है? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। पढ़े हमने लाहौर वाले केस में जो बम फेंकते बाद में फांसी हुई थी, तो सुखदेव उसमें पूछता है कि महामना मदन मोहन मालवीय का पूरा नाम क्या है, तो बताओ पूरा नाम क्या है? महामना मदन मोहन मालवीय। उन्होंने बीएचयू की स्थापना कब की थी? 1916। और उनके लिए सबसे अधिक पैसे देने वाला राजस्थान का राजा कौन था? कौन था? तो मेरे को याद है, मैं 2010 में सर के पास पढ़ने के लिए आया था, तब दिलीप सर ही हमें ये पढ़ाया करते थे राजस्थान जी के। पहले दिलीप सर वन मैन आर्मी थे, सारे सब्जेक्ट हमारे दिलीप सर से ही पढ़े हुए, इकोनॉमी पॉलिटिक्स साइंस जो आए वो सारे के सारे दिलीप सर ही आगे पढ़ाते, तो राजस्थान जी के पढ़ा रहे। तो 1818 सर ने कहा, 1818 में सूरज सिंह ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। उसके बाद सर ने कहा ठीक है भाई अगला किशनगढ़ का इतिहास पढ़ते हैं। मैं बीकानेर का था, मैं खड़ा हो गया क्लास में, सर ये तो बेइज्जती है, आगे वाले पढ़ाओ, 1818 के बाद वाले राजा पढ़ाओ। तो सर ने कहा 1818 के बाद वाले एग्जाम के अंदर नहीं आते, मुझे आ जाए तो क्या बता। तो सर ने कहा नहीं नहीं आते ही नहीं है, और फिर इतने महत्वपूर्ण राजा भी नहीं है कि उनके बारे में पढ़ाया जाए। सर ये बात गलत है, महत्वपूर्ण तो है।
कौन है? तो मैं, सर गंगा सिंह है। तो चलो तुम बता दो कि गंगा सिंह ने क्या क्या काम किए थे। तो मेरे को याद है मैंने उस दिन ये एक काम ये बताया था, सर जो आज बीएचयू है ना, इसके सबसे अधिक पैसे यदि किसी राजा ने दिए थे तो वो हमारे बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दिए थे। तो मैं ये 2-3 और बातें मैंने बताई दिए थे। तो मैं जैसे बीएचयू वाली बात बोला तो क्लास में एक दो सीनियर बैठे थे, वो क्लास में खड़े रहे, उन्होंने कहा अरे सर अब आगे पढ़ाओ बिठाओ इसको, ये बीकानेर का इसलिए इधर उधर की फेंक रहा है फालतू में। क्या बीएचयू के लिए रुपए दिए थे? बीएचयू के लिए रुपए दिए थे तो किताबों में लिखा होता, हमने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा बीएचयू को रुपए दिए थे। मेरे को उनका तूने कहाँ पढ़ा? मैं मत बीकानेर का, तो मैं जानता हूँ, पढ़ा कहाँ? वहां सुना हुआ है मेरे। कहना ना ऐसी कोई बात नहीं। सर ने फिर भी कहा अरे अरे ये ठीक जानता है, लिख लो तुम एक लाइन लिख लो। तो सर ने लिखवा दी जबरदस्ती की बीएचयू के लिए रुपए देते। उस साल क्वेश्चन आ गया कि बीएचयू के लिए सबसे अधिक पैसे किसने दिए थे। तो मैं जब पेपर देने के बाद में, तब थोड़े स्टूडेंट हुआ करते, हम थे ही कितने, कोई 200-250 स्टूडेंट थे। तो सर से सारे मिलने के लिए जाते, दिलीप सर से कि पेपर ऐसा हुआ, अच्छा हुआ तो भी जाते, बुरा हुआ तो भी जाते, बताने जाते इतने नंबर आ रहे हैं सर, प्री होगा कि नहीं होगा हमारा। तो मैं गया तो सर ने कहा कैसा हुआ पेपर? मैं ठीक हुआ। तो मैंने नंबर बताया, सर ने कहा प्री तो हो जाएगा तेरा। फिर सर ने कहा वैसे यार तेरे को एक बात और बोलनी थी, तेरे से पहले जो भी मिलने के लिए आए वो तेरे को थैंक यू बोल के गए। क्यों? क्यों? सब ने कहा कि वो जो पतला सा लंबा सा लड़का था उसको थैंक यू बोलना, क्योंकि उसके चक्कर में 2 नंबर का क्वेश्चन सही हुआ है, क्योंकि उससे पहले वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि बीएचयू के लिए सबसे अधिक। तो अपने याद रखना है बीएचयू के लिए सबसे अधिक पैसे देने वाला राजा कौन। और सुनो देखो, बीकानेर धोरों का देश भाई, पूरी तरीके से एकदम जंगल देश है एकदम। वहां न तो चले गाड़ियां, ना चले घोड़े, ना चला जाए पैदल। राजा इस बात को बहुत जल्दी समझ गया था, इसलिए राजा ने वहां पर अपनी सेना बनाई ऊंटों की। किसकी सेना बनाई? सेना को बोलते हैं रिसाला। सेना क्या बोलते हैं? कौन से राजा सेना बना रहा है? इसलिए सेना का नाम हो गया, सेना क्या बोलते हैं? रिसाला। गंगा सिंह बना रहा है इसलिए नाम क्या हो गया? क्या हो गया? गंगाधर। तो कोई पूछे बीकानेर की ऊंटों की सेना क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? देखो, बीकानेर के ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। बीकानेर कैमल आर्मी वाज नोन एज गंगा रिसाला। बीकानेर के ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। बीकानेर कैमल आर्मी वाज नोन एज गंगा रिसाला। बीकानेर के ऊंटों की सेना को गंगा रिसाला कहा जाता था। बीकानेर कैमल आर्मी वाज नोन एज गंगा रिसाला। ऊंटों की सेना क्या कहा जाता था? अब अंग्रेजों के साथ संधि है। संधि का मतलब है कि राजा की लड़ाई हुई तो साथ देने कौन आएंगे? अंग्रेज। और अंग्रेजों की लड़ाई हुई तो साथ देने कौन जाएंगे? राजा। अंग्रेजों की लड़ाई हुई वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों में बीकानेर की सेना भाग लेने के लिए गई थी। सेना कौन सी? इस सेना ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। दिस आर्मी जॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स। इस सेना ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। दिस आर्मी जॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। इस सेना ने प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। दिस आर्मी जॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर्स। कौन कौन से विश्व युद्ध में भाग लिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी भाग लिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर का। आप कभी दिल्ली जाइए, दिल्ली में इंडिया गेट है, नाम सुना है? देखा भी होगा आप लोगों ने, सुना भी होगा। इंडिया गेट पे आप देखेंगे तो उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए, वो सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शहीद हैं। वे इंडियन आर्मी के सोल्जर जो अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे, उनके नाम कहां लिखे हुए? उनके सम्मान में अंग्रेजों ने क्या बनाया था? तो खूब इंडियन आर्मी गई थी, पूरी इंडियन आर्मी ने उसके अंदर भाग लिया था आपने। मतलब इवन आप ये समझिए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब अपने भारत के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि हमें तन मन धन से अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। एक राजा तो इससे भी आगे निकले, उन एक नेता तो इससे भी आगे निकले। उन नेता ने तो गांव गांव में जाके कहा अरे तुम्हारी एज तो मुझे लग रहा है 16 साल हो गई, हाँ जाओ आर्मी में जाओ, लड़ो वहां पे जाके। तो लोगों को रिक्रूट करवाया था आर्मी के अंदर कि आर्मी में शामिल होना चाहिए। वो पहले नेता जो कह रहे थे हमें तन मन धन से अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, वो है बाल गंगाधर तिलक। कौन है? वो दूसरे नेता जो गांव गांव में जाके लड़कों को कह रहे थे कि तुम आर्मी में जाके शामिल हो जाओ, वो है महात्मा गांधी। तो कौन है? हिस्ट्री सफेद या काली नहीं है। अक्सर हम हिस्ट्री को ये समझते हैं कि या तो व्हाइट है या वो ब्लैक है, हिस्ट्री ग्रे है ना। और तब के महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है बाकायदा कि कई बार सवाल यह नहीं होता कि सही कौन है और गलत कौन है, या अच्छा कौन है और बुरा कौन है। कई बार सवाल यह होता है कि अधिक बुरा कौन है और कम बुरा कौन है। जर्मनी अधिक बुरी है, अंग्रेज कम बुरे हैं, इसलिए जर्मनी के खिलाफ हमें किसकी सहायता करनी चाहिए? जब अपने नेताओं की स्टेटमेंट ये है तो राजाओं की तो संधि है, राजा तो दोस्त है, तो राजाओं ने तो कहा साहब हम तो खुद ही आ रहे हैं लड़ने के लिए। पर बीकानेर के राजा को अंग्रेजों ने नहीं बुलाया। अंग्रेजों ने कई राजाओं को बुला लिया, कईयों को नहीं बुलाया, जो जरूरत पड़ी वैसे वैसे बुला रहे थे। बीकानेर का राजा कौन है? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को लेटर लिखा भाई साहब
ऐसा कैसे कर रहे हो, आप हमें तो बुला ही नहीं रहे, और मैं भी युद्ध में लड़ना चाहता हूँ। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम भी अपनी आर्मी लेके जाओ। चले गए भाई। वहां जाते अंग्रेजों ने कहा भाई राजा जी आप तो यहाँ बैठो और आर्मी को लड़ने के लिए जाने दो। राजा ने कहा क्यों, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे रूल है कि राजा और राजकुमार, किंग और प्रिंस युद्ध में आ तो सकते हैं लेकिन युद्ध में भाग ही, इंग्लैंड में खुद में राजा होता है, वहां का राजकुमार होता है, वो युद्ध में जाते, आर्मी की ड्रेस पहन के जाते, पर वो बैठे रहते, युद्ध में भाग लेते। राजा ने फिर रहने दो, मैं खुद लड़ूंगा। अरे तुम मर सकते हो, तो मर तो सैनिक भी सकता है, गोली तो उसके भी लग सकती है। अरे तुम महत्वपूर्ण नहीं, उसने कहा नहीं, खुद लड़ूंगा तब तो हमारी सेना लड़ेगी, वरना रहने दो। फिर अंग्रेजों ने कहा ठीक है लड़ लो। तो कहां लड़ने के लिए, तो अंग्रेजों ने बीकानेर वाला आर्मी को भेजा टर्की। कहां भेजा, तुर्की। तुर्की जो देश है, तुर्की जिसको आप बोलते हो, टर्की जिसको है ना, ये पहले बहुत बड़ा देश था। आप यूं समझ लीजिए तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा का पूरा टर्की था। यहाँ का जो टर्की का राजा होता उस पूरे इलाके का राजा हुआ करता था। अपनी सेना गई थी, उसने टर्की को 10 युद्ध हराए थे। कितने युद्ध हराए थे? इस टर्की को टर्की बनाने वाला बीकानेर है। पहले बहुत बड़ा था कि यार राज्य इतना बड़ा, तेरा नाम है टर्की, टर्की है तो होना भी टर्की चाहिए फिर, तो टर्की बना के आए थे इसको। ये सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये लेबनान, ये जॉर्डन, ये सब उसके बाद ही आजाद हुए थे, पहले सब उस टर्की के अंडर में आया करते थे। और गजब लड़ी थी अपनी आर्मी। यही नहीं, एक तो इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, पता नहीं हम क्यों उसको याद नहीं करते। उसको याद नहीं करने का कारण यह है कि हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, और हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो एंटी ब्रिटिश है भाई। हिस्ट्री में अंग्रेजों को गालियां निकाली हुई है। अब यदि हम किसी युद्ध में क्या हम अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, फिर तो गालियां खुद को भी निकालनी पड़े, आपकी मान डाकण कुण कहे, तो हम ऐसे युद्धों को भूल ही जाते हैं। इजराइल में एक शहर है, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है शहर का? हाइफा नाम का इजराइल का एक शहर है। उस पर दो देश मिलकर कब्जा कर लेते हैं, टर्की और जर्मनी। ये दोनों एक तरफ से लड़ रहे थे, तो कब्जा किसने कर लिया? टर्की और जर्मनी, इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को वो कब्जा छुड़वाना है। वो अंग्रेज कहते हैं हमारा इलाका है, ये कब्जा हम छुड़वाएंगे यहां से। तो अंग्रेजों ने उस कब्जे को छुड़वाने के लिए 3 राजाओं की सेना भेजी, हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर। कौन कौन से 3? हैदराबाद, मैसूर और, हैदराबाद के राजा को अपनी आर्मी भेज, मैसूर के राजा को अपनी आर्मी भेज, जोधपुर के राजा को अपनी आर्मी भेज। क्या आजाद करवाना अपने को? हाइफा। क्या आजाद करवाना? हाइफा। किससे? जर्मनी और टर्की। तीनों देशों की सेनाएं वहां पहुंच गई, तीनों राजाओं की सेनाएं वहां पहुंच गई। अब कहा भाई पहले हमला कौन करेगा, बाद में कौन करेगा? तो अंग्रेजों ने कहा सबसे पहले हमला करेगा जोधपुर। यदि जोधपुर की पार नहीं पड़ेगी तो बाद में करेगा मैसूर, मैसूर की पार नहीं पड़ेगी तो लास्ट में हमला करेगा हैदराबाद। पहले कौन करेगा? जोधपुर, फिर कौन करेगा? मैसूर, फिर कौन करेगा? अकेला जोधपुर जर्मनी टर्की को हरा गया था, जिसमें जर्मनी टर्की वालों के पास में थी तोपें, अपने वालों के पास थी बंदूकें। बंदूकें, भाले, तलवारें लिए हुए थे, उसके बावजूद मार गए थे। और इजराइल, अब वो इजराइल देश के अंदर पड़ता है। इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना हुआ देश है, उसके बाद ये इनको इलाका ये दिया गया था। पहले यहां से उजाड़ दिया गया था, ये वापस आए थे यहां पर लोग। इजराइल इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देता है जोधपुर को, यार जोधपुर ने आके हमारे एक क्षेत्र को आजाद करवाया था, जोधपुर ने आके हमारे एक शहर को आजाद करवाया था। ये बात है 1918 की। कब की बात है? जब ये घटना हुई 2018 में। इस घटना को कितने साल पूरे हो रहे? अंग्रेज बड़े राजाओं के प्रति ग्रेटफुल रहे। अंग्रेजों ने दिल्ली में एक सर्किल बनाया, जिस सर्किल का नाम है 3 मूर्ति सर्किल। क्या नाम है? क्योंकि 3 मूर्तियां लगाई, एक जोधपुर का सोल्जर, एक हैदराबाद की है। इस पे इजराइल ने लिखा बैटल ऑफ हाइफा, एक तरफ उसने लिखा जोधपुर रेजिमेंट कि जोधपुर की सेना आगे जिता गई थी। एक तरफ एक घुड़सवार का फोटो था, उसके हाथ में एक झंडा था, झंडे पर फिर लिखा हुआ था जोधपुर रेजिमेंट। यार ये जोधपुर वालों ने जीता है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू, वो अपने इंडिया आया हुआ था, मोदी जी का दोस्त। उसने भाई को कहा कि भाई हमारे हाइफा शहर को आजाद करवाने वाला यदि कोई तुम्हारा देश था तो देश था जोधपुर, या तुम्हारा कोई राजा था तो राजा कौन था? वो जोधपुर। और यार उन्होंने अपने को ये जिताया था, और हम जोधपुर वालों को इनवाइट करना चाहते हैं। फिर अपने जोधपुर के प्रशासन को भेजा गया था कि जाओ तुम हाइफा में, वहां पे सम्मेलन हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर जाना चाहिए। फिर मोदी जी को और पता चला कि अच्छा हाइफा का ये जीता, इस वजह से सर्किल का नाम क्या है? 3 मूर्ति। इसलिए मोदी जी गए और मोदी जी ने जाके उस सर्किल का नाम किया हाइफा सर्किल। क्या क्या उसका नाम? क्योंकि हम कौन सा युद्ध जीत के आए थे? हाइफा। था अपने, मैं उस दिन परसों जो हम बात कर रहे थे कि हमारे सैनिकों की बहादुरी से चीजें पटी पड़ी है। तो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो यदि अंग्रेज जीते तो उसमें बड़ा योगदान हमारा है, बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जिताने में। अपनी पूरी इंडियन आर्मी लड़के आई थी, इसलिए अंग्रेजों ने सम्मान में ये 3 मूर्ति सर्किल बनाए, इंडिया गेट बनाया कि नहीं यार इंडिया वालों ने हमें युद्ध जितवाए थे यहाँ पर आगे। अब जब ये युद्ध खत्म हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है, तो अब पहली बार दुनिया में वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, तो बाद में कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा 2 काम करो। एक तो वे लोग जिन्होंने युद्ध शुरू किया है इनके जूते मारो, एक ऐसी व्यवस्था करो कि आगे से कोई भी युद्ध, कोई तो होना चाहिए समझाने वाला, समझदार आदमी होना चाहिए दुनिया में, जो कहे ना भाई पूरी दुनिया जब लड़ने लग जाएगी तो पूरी दुनिया मरेगी यार,
इस प्रकार से लोगों को मारने से कैसे पार पड़ेगी? तो ठीक है, तो एक मीटिंग बुलाते हैं। तो कहां मीटिंग बुलाई जाए? तो मीटिंग बुलाएगी पेरिस। कहां बुलाएगी? पेरिस। क्योंकि जर्मनी ने युद्ध शुरू किया था, जर्मनी की फ्रांस से लड़ाई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो कहा फिर मीटिंग कहां पर बुलाई जाए, क्योंकि जर्मनी ने अटैक कहां पे किया था? फ्रांस। तो दंड तो किसको देना है? जर्मनी। तो शांति की स्थापना कहां से होनी चाहिए? पेरिस से। तो इसलिए सम्मेलन का नाम है पेरिस शांति सम्मेलन। क्या नाम है? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919। कब बुलाया गया? 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। पूरी दुनिया से 32 आदमी इकट्ठे हुए। कितने लोग? 32 समझदार समझदार आदमी बुलाया गया कि बैठो और बैठ के बताओ इस जर्मनी का क्या करना है, इन्होंने युद्ध शुरू किया था, इनको दंड देना है। पूरी दुनिया से जो 32 लोग बुलाए गए उनमें भारत से एक ही आदमी बुलाया गया, गंगा सिंह। कौन बुलाया गया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का राजा कौन था? पेरिस शांति सम्मेलन कौन से वर्ल्ड वॉर के बाद बुलाया गया? कब बुलाया गया? पूरी दुनिया से कितने लोग आए? उसमें अपने इंडिया से कौन था? याद रहेगी बात। देखो 1919 ईस्वी में, इन 1919 1919 ईस्वी में, इन 1919 पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। ही ज्वाइंड पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। कौन से सम्मेलन में भाग लिया? कितने लोग गए थे? एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, अमेरिका का राष्ट्रपति था इसमें, उसका नाम था वुडरो विल्सन। क्या नाम था? आगे जब आप पबेड पढ़ेंगे, आप में से जिस किसी ने पबेड पढ़ी है वो जानते हैं पबेड का पिता, द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि कोई बंदा है तो बंदा कौन है? वुडरो विल्सन। क्या नाम था? लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? वुडरो विल्सन। कहां का राष्ट्रपति था? और वो होलसेल पावर था इसमें, सबसे अधिक चल रही थी किसी बंदे की सम्मेलन में, तो किसकी चल रही थी? वुडरो विल्सन। किसकी चल रही थी? वुडरो। कहते हैं कि कितने लोगों ने भाग लिया? उन 32 लोगों की मूर्तियां लंदन में लगाई हुई है। वे लोग, जिन 32 लोगों ने भाग लिया था, उनकी मूर्तियां म्यूजियम में लगाई हुई है। म्यूजियम का नाम है वॉर म्यूजियम। क्या नाम है? वॉर में जो जो हुआ उसका क्या बना दिया हमने? म्यूजियम। तो कई पेंटिंग्स है उसके अंदर, जिन पेंटिंग को देख के लगता है कि अरे यार इतने बम मारे किसी शहर पे कि पूरा शहर ही क्या हो गया? बर्बाद। बिल्डिंग्स ध्वस्त बिल्डिंग पड़ी और कुछ ही नहीं। कुछ महिलाओं की, बच्चों की वैसी पेंटिंग मिलेगी कि देखो यार, युद्ध का सबसे अधिक यदि दुष्प्रभाव किसी पर पड़ता है, किस पे पड़ता है? महिलाओं और बच्चों पे पड़ता है ना? या परिवार बर्बाद होगी उस चीज के ऊपर है। टैंक रखे हुए वहां पर कि देखो ये टैंक थे जो इस युद्ध में गए थे। कुछ ऐसे जनरल्स के फोटो लगे हुए जिन्होंने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। पर 32 मूर्तियां लगाई हुई है, वो उन 32 लोगों की जिन्होंने किसमें भाग लिया था? पेरिस शांति सम्मेलन। किसमें भाग लिया? मैं एक बार एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में था कि जब कोई वॉर म्यूजियम देखने के लिए जाता है तो वो उन 32 मूर्तियों को भी देखता है जिन्होंने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। उन 32 मूर्तियों में 31 मूर्तियां, 31 जो मूर्तियां हैं, उन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, काले कोट पैंट। क्या पहन रखे? क्योंकि नेताओं की ड्रेस काले कोट पैंट। आप देखिए बड़े बड़े समिट जब भी होगी, उनमें नेता जो भी पहन के जाएंगे, क्या पहन के जाएंगे? काले कोट पैंट। पर एक मूर्ति ऐसी है जिसने खाकी कपड़े पहन रखे हैं, जो आर्मी कलर के होते हैं। ताज्जुब इस बात का है कि जिसने आर्मी कलर के कपड़े पहन रखे उसके सिर पर टर्बन है, सिर पे क्या है? पगड़ी। इसलिए आने वाला हर विजिटर, आने वाला हर टूरिस्ट वहां गाइड से पूछता है कि जब 31 लोगों के कपड़े एक जैसे हैं तो एक सिंगल बंदा अलग कपड़ों में क्यों है, और इसके कपड़े फौजियों जैसे क्यों है, और इसके सिर पे टर्बन क्यों है? गाइड उसे समझाता है कि यह एकमात्र बंदा है जिसने युद्ध में भी भाग लिया और शांति सम्मेलन में भी भाग लिया। क्योंकि युद्ध में भाग लिया इसलिए इसके सैनिक की वेशभूषा है, सैनिक की वेशभूषा यही होती है। गाइड उसे पुनः समझाता है कि इसके सिर पे टर्बन इसलिए है क्योंकि राजस्थान गए, और राजस्थान के लोग जहां भी जाते सिर पे क्या रखते? ये अपने बड़ों के था। मतलब आप राजा महाराजाओं की पुरानी फोटो देखिए, वहां बाकी सब गोरे हेट वगैरह लगा के बैठे हुए, एक अपने बड़ा पगड़ी लगा के वहां पर भी बैठा हुआ। तो ये उनके था, भाई हमारा है तो वहां भी पहन के जाएंगे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाला राजा कौन था? पेरिस से जब राजा वापस आ रहा था तो इटली में एक जगह पड़ती है अपने रोम। कौन सी जगह? रोम राजधानी इटली की। यहां से वो अंग्रेजों को एक लेटर लिख के भेजता है, उस लेटर का नाम ही क्या हो गया? रोम नोट। क्या नाम हो गया? उसमें वो अंग्रेजों को कहता है कि भारत को स्वशासन दिया जाए। भारत को क्या दिया जाए? स्व मतलब खुद का, शासन मतलब रूल, मतलब भारत को भारत के अंदर राज करने का अधिकार दिया जाए। भारत के अंदर जो भी मंत्री बनेंगे वो अंग्रेज होने नहीं चाहिए, वो सारे कौन होने चाहिए? इंडियन। बाहर के मामले अंग्रेज भले ही देख ले, लेकिन अंदर के मामले सारे किसके पास होने चाहिए? इंडियन। भाई हमारे लोगों के बारे में हम ज्यादा जानते हैं ना, उनको कैसी स्कूल चाहिए, कैसे हॉस्पिटल चाहिए, क्या उनके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तुम ये पंचायती मत करो, ये हमें दे दो। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि कौन से राजा ने भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी? गंगा से। इसके लिए कौन सा लेटर लिख के भेजा था? देखो, पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय
while returning from Paris Peace Conference, पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय, while returning from Paris Peace Conference, अंग्रेजों को रोम नोट लिखकर भेजा था. He sent Rome note to Britishers. अंग्रेजों को रोम नोट लिखकर भेजा था. He sent Rome note to Britishers. अंग्रेजों को रोम नोट लिखकर भेजा था. He sent Rome note to Britishers. तथा इसमें भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी. एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन इट. तथा इसमें भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी. एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन इट. तथा इसमें भारत के लिए स्वशासन की मांग की थी. एंड डिमांडेड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन इट. तथा इसमें भारत के लिए किसकी मांग की थी? स्वशासन की मांग की थी. किसने की थी? गंगा सिंह ने. कौन सा नोट लिख के भेजा था? रोम नोट. कहते हैं कि पेरिस, जब देख कभी आपने एक सुना हो तो एक नाम सुना होगा आपने, वर्साई की संधि. नाम सुना है कभी? ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि. देखो मैं बताता हूं, आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 5 देशों को दुश्मन बना गया कि 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर युद्ध लड़ा था, इसलिए दुनिया लड़ने के लिए. वो 5 देश जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी. कौन कौन से 5 देश है? जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी. इन 5 देशों को आगे पनिश करो. इन 5 देशों को दंड दो. तो जिन 5 देशों को दंड दिया गया वो देश कौन कौन से? जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया. इन 5 के साथ में 5 संधियां की गई. सेंट जर्मे की संधि, सेब्रे की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यू इली की संधि और वर्साई की संधि. 5 के साथ 5 डॉक्यूमेंट पे साइन किए गए और दंड लगाए गए. लिखा गया तुम आज के बाद इतनी फौज नहीं रखोगे, आज के बाद तुम्हारे यह प्रतिबंध लगाया जाता है, आज के बाद तुम्हारे यह प्रतिबंध लगाया जाता है. तो 5 देशों के साथ में 5 अलग अलग संधियां की गई, अलग अलग जगह पे उन पे साइन करवाए गए. जैसे सेंट जर्मे में साइन करवाए तो सेंट जर्मे की संधि, सेब्रे की संधि, ट्रियानो की संधि, न्यू इली की संधि और वर्साई की संधि. जर्मनी से जिस जगह साइन करवाए गए उस जगह का नाम क्या है? पहले जर्मनी के साथ संधि कौन सी हुई? तो वर्साई की संधि पर किसी भारत के आदमी की साइन है तो वो बंदा कौन है? कौन है? देखा, एक तो ये काम किया कि जिन्होंने युद्ध छेड़ा उनको क्या किया जाए? दंडित, पनिश किया जाए. फिर दूसरा, आइंदा से लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई संगठन बनना चाहिए. तो ऐसा संगठन बनाया गया, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. क्या नाम था? नेशन मतलब देश, देश की एक क्या बना दीजिए? लीग. हिंदी में अपने उसको तब बोला करते थे राष्ट्र संघ. क्या बोलते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या बनाया गया था? राष्ट्र संघ, या इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? लीग ऑफ नेशंस. क्या बोलते? तो एक संगठन बनाया लीग ऑफ नेशंस और कहा भाई सारे नेशन इस लीग के मेंबर बनो और के दो कि आइंदा से हम कोई भी लड़ाई नहीं करें, और लड़ाई करेंगे तो पंचायती करने के लिए कौन आएगा? लीग ऑफ नेशन. तो सब देश अपना अपना नाम लिखवा रहे थे. अंग्रेजों के दिमाग में यह था कि इसमें इंडिया का भी नाम लिखवाया जाए. अंग्रेज जब भारत में राज किया करते तो अंग्रेजों का देश इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर एक मंत्री हुआ करता जो भारत के मामले संभालता. जैसे आज भारत की सरकार है तो भारत की सरकार में रक्षा मंत्री है. क्या काम करता है? रक्षा के. विदेश मंत्री क्या काम करता है? विदेश के. कृषि मंत्री क्या काम करता है? कृषि के. मान लो आज भारत श्रीलंका पे कब्जा कर ले तो एक मंत्री अपने क्या बनाना पड़ेगा? श्रीलंका. अपने नेपाल पे कब्जा कर ले तो नेपाल, अपने भूटान पे कब्जा कर ले तो भूटान. वैसे अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था तो उनके इंग्लैंड में, लंदन में एक मंत्री होता जो भारत के मामले देखता, उसको बोलते भारत मंत्री. क्या बोलते? और उस समय जो भारत मंत्री था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, उसका नाम था मॉन्टेग्यू. क्या नाम था? कभी आप नाम सुना? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नाम सुने? वो जो मॉन्टेग्यू था वो कौन था? भारत मंत्री. कौन था? भारत मंत्री कहां रहता? इंग्लैंड, लंदन में रहता. भारत के मामले देखने वाला मंत्री, इसलिए नाम क्या होगा उसका? भारत मंत्री. तो अब यदि भारत को लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनाना है तो कौन सा मंत्री जाए? भारत मंत्री. भारत मंत्री कौन है? मॉन्टेग्यू. तो मॉन्टेग्यू अपना नाम लिखवाने के लिए गया. लेकिन मॉन्टेग्यू नाम लिखवाने के लिए गया, उधर वो अमेरिका वाला राष्ट्रपति बैठा हुआ वुड्रो विल्सन, उधर एक फ्रांस का बहुत बड़ा नेता बैठा हुआ, उसका नाम था क्लीमेंसू. क्या नाम था? और क्लीमेंसू के लिए कहते हैं राजनीति का चीता. उस समय राजनीति में सबसे इंटेलिजेंट यदि कोई आदमी था तो वो बंदा कौन था? क्लीमेंसू. क्लीमेंसू कहां का था? फ्रांस का. वो लिखवा रहे, हाँ भाई बताओ किसका नाम लिख रहा है? मॉन्टेग्यू ने कहा हाँ भाई लिखो, ब्रिटिश इंडिया. तब इंडिया क्या बोला करते थे? वह इंडिया जो अंग्रेजों के अधीन है, इसलिए नाम क्या हो गया? ब्रिटिश. तो वुड्रो विल्सन क्लीमेंसू ने कहा ब्रिटिश इंडिया ये कौन सा देश है? उसने कहा ये सर हमारी कॉलोनी है. अंग्रेज जहां पर भी कब्जा करते हैं उनको क्या बोला करते हैं? कॉलोनी. क्या बोला करते हैं? तो ये एक कॉलोनी है. इंडिया एशिया में पड़ता है आपका. इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा, और हमारी कॉलोनी है, हम कई सालों से वहां पे राज कर रहे हैं.
हमने नहीं सुना यार ऐसा कोई देश। सर है, एक लंबी हिस्ट्री है उस देश की, लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है सर। आप यूं मान लीजिए कि कॉलोनी हमसे भी बड़ी है, इंग्लैंड छोटा है, अपने बड़े। और सर प्लीज ये नाम लिखिए, पर उन लोगों ने नाम नहीं लिखा, उनका भाग्य यहाँ से। हाल तुम पंचायती लेके आ जाते हो, कॉलोनी कॉलोनियों के नाम लिखे जाते हैं, नहीं लिखे, भाग्य। अब मोन्टेग्यू वापस होटल आया, होटल आया तो उसको गंगा सिंह मिले, गंगा सिंह मिले तो गंगा सिंह ने पूछा भाई क्या हुआ मोन्टेग्यू। तो मोन्टेग्यू ने कहा यार नहीं लिखा गया यार नाम। क्यों? यार वो वुड्रो विल्सन क्लीमेंसो मानने के लिए तैयार नहीं, वो करे ऐसा कोई देश ही नहीं। तो कहा मैं ट्राई करके देखूं एक बार। तो मोन्टेग्यू ने कहा आज बेइज्जती मैंने कराई है, कल तू करा के देख ले, मैं तेरी नहीं बताऊंगा, तू मेरी मत बताना। मोन्टेग्यू अपनी डायरी में लिखता है अगले दिन गंगा सिंह ब्रिटिश इंडिया का नाम लिखवाने के लिए उनके पास गया। मुझे नहीं पता उसने वहां पर क्या बोला, पर 1 मिनट के बाद वह अपना पेन निकालकर वहां पर साइन कर रहा था। इसका मतलब ब्रिटिश इंडिया का नाम उस लिस्ट के अंदर लिख दिया गया था। मैंने और देखा कि साइन करने के बाद में उसने क्लीमेंसू से हाथ मिलाया और कई देर तक हाथ को लेके यूं खड़ा ही रहा। वो वापस आ गया, उसने कहा कि नाम लिखवा दिया। मैंने ज्यादा बातचीत नहीं की। अगले दिन सुबह जब मैं मेरे होटल के कमरे में उठा, मैं गंगा सिंह से बातचीत करने के लिए उसके कमरे में गया, तो मुझे पता चला कि गंगा सिंह आज बहुत सुबह जल्दी चीते का शिकार करने के लिए जंगल के अंदर चला गया, उसके साथ में क्लीमेंसू है। उसने क्लीमेंसो को ये कहा कि तेरे को मैं शिकार सिखा दूंगा, तू इधर साइन करवा दे। उसने साइन करवा दिया। तो उसमें ब्रिटिश इंडिया कोई नाम लिखवाता तो वो बंदा कौन था? गंगा सिंह था। तो जब राजाओं का वहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अच्छा प्रदर्शन रहा कि अंग्रेजों को जिताया, इस पेरिस शांति सम्मेलन में गए, तो अंग्रेजों को एक बात महसूस हुई, अंग्रेजों को लगा राजा अपना बहुत साथ देने वाले लोग हैं, इसलिए राजाओं के लिए कुछ किया जाना चाहिए। उन दिनों अपने भारत में जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हुआ करता, उसका नाम था चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? तभी तो अपने बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू कौन है? भारत मंत्री जो कहां रहता है? लंदन। गवर्नर जनरल कहां रहता है? अपने इंडिया। गवर्नर जनरल कौन है? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड ने कहा कि हम एक काम करते हैं, सारे राजाओं का एक संगठन बनाते हैं, कल से राजाओं को कोई भी प्रॉब्लम हो इस संगठन में बैठ के बातचीत करो, फिर हम बताओ, जैसे तुम हमारे काम आए थे हम तुम्हारे काम आए। वो एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। क्या नाम था? जो प्रिंस है उनका क्या बनाया जा रहा है? एक चैम्बर। तो कौन सा चैम्बर बनाया गया? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। किसके द्वारा? 1921 में। कब बनाया गया? 1921 में। गवर्नर जनरल है भारत का, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या है? चैम्सफोर्ड। वो राजाओं का एक संगठन बना रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उसका नाम क्या है? चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। अब इसमें का इसमें दो पोस्ट होगी। एक पोस्ट तो इसकी होगी प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। एक इसका होगा चांसलर। कौन कौन दो बनाए जाएंगे? एक तो अध्यक्ष और एक क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष तो हमेशा अंग्रेज होगा। कौन अंग्रेज होगा? जो भारत का गवर्नर जनरल है वो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का क्या होगा? अध्यक्ष। पर चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस में सदस्य कौन होंगे? राजा। तो चांसलर किसके अंदर से बनाया जाएगा? राजा। हाँ भाई चांसलर बनाओ। तो जो पहला चांसलर बनाया गया वो कौन है? देखो 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, 1921 ईस्वी में, इन 1921 एडी, गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, जी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, जी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, जी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की थी। इस्टेब्लिश्ड चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। तथा गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया गया था, एंड गंगा सिंह वॉज मेड इट्स चांसलर। तथा गंगा सिंह को इसका चांसलर बनाया गया था, एंड गंगा सिंह वॉज मेड इट्स चांसलर। गंगा सिंह को इसका क्या बनाया गया था? चांसलर। गंगा सिंह वॉज मेड इट्स चांसलर। राजा 21 में चांसलर बनता है, 26 तक, लगभग 5 साल तक इसके चांसलर रहे। 26 में राजा ने कहा भाई रिजाइन, मैं अब चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का चांसलर रहना पसंद नहीं। अंग्रेजों ने कहा अरे तुम कितना सही काम कर रहे हो, प्लीज तुम ही रहो यार। राजा ने कहा ना, मेरे बीकानेर में कोई काम है, मेरे को बीकानेर में मेरे काम पर ध्यान देना है, इसलिए मैं चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस के चांसलर के रूप में काम है। तो बाद में चांसलर बनाया गया पटियाला के राजा को। पटियाला के राजा का नाम था भूपेंद्र सिंह। क्या नाम था? तो भूपेंद्र सिंह जी भी जब अपना भाषण देते हैं तो वापस बोलते हैं कि गंगा सिंह जी वैसे मेरे को बना दिया है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप ही रहो इस पोस्ट पे, और मैं छोड़ने के लिए तैयार। गंगा सिंह का नहीं, भूपेंद्र सिंह जी अब आप संभालो, मेरे को बीकानेर में कोई काम। ऐसा क्या काम था कि राजा चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का काम ही छोड़ रहा उधर से? क्योंकि उस साल वो राजस्थान की पहली नहर लेके आ रहे थे, गंग नहर। कौन सी नहर थी? राजस्थान की जो पहली नहर है वो गंगा सिंह लेके आए, इसलिए नहर का नाम क्या है? तो गंग नहर लाई गई थी 1927। कब लाई गई थी? 2010 के प्री का क्वेश्चन है।
गंगा नहर का निर्माण कब करवाया गया था? कब करवाया गया था? देखो 1927 ईस्वी में, 1927 एडी, 1927 ईस्वी में, 1927 एडी गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। गंग कनाल वॉज बिल्ट। गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। गंग कनाल वॉज बिल्ट। गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। गंग कनाल वॉज बिल्ट। कहते हैं या तो धरती पर गंगा नदी को लेके आए थे राजा भागीरथ। कौन लेके आए थे? धरती पर गंगा नदी को लाने वाले राजा कौन थे? भागीरथ। या राजस्थान में नहर लाने वाला राजा कौन था? इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का, देख लो, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। सो गंगा सिंह इज नोन एज भागीरथ ऑफ राजस्थान। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। सो गंगा सिंह इज नोन एज भागीरथ ऑफ राजस्थान। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। सो गंगा सिंह इज नोन एज भागीरथ ऑफ राजस्थान। गंगा सिंह को क्या कहा जाता है राजस्थान का? भागीरथ कहा जाता। राजा भागीरथ का नाम तो सुना होगा। भगवान राम के पूर्वज थे। पता है भगवान राम की पीढ़ियों में बहुत पहले एक राजा आए थे, उन राजा का नाम था सगर। क्या नाम था? राजा सगर। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ जानते हो? अश्व छोड़ देंगे, जहां जाएगा वो इलाका हमारा। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अश्व छोड़ा गया। अश्व के पीछे राजा ने 60,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। कितने सैनिकों की? अब सैनिक जा रहे हैं, कोई भी घोड़ा पकड़ नहीं रहा, जो पकड़ रहे हैं उससे सैनिक लड़ रहे हैं जाके। घोड़ा एक ऋषि के आश्रम में घुस गया, कपिल मुनि। किसके आश्रम में? सैनिक ऋषि के आश्रम से घोड़ा लेने के लिए गए। ऋषि की तपस्या भंग हुई। ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ तुम सारे पत्थर हो जाओ। और कहते हैं 60 के 60,000 सैनिक क्या बन गए? पत्थर, मतलब मर गए। हिंदू धर्म यह कहता है कि मरने के बाद व्यक्ति के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, जलाया जाना चाहिए उसको। यदि आप उसको जलाते नहीं हो तो उसको मोक्ष प्राप्ति, पर बांटेंगे जलाएं कैसे? पत्थर बन गया, पत्थर कैसे जलाया जाए? तो अब राजा सागर ने पूछा किसी से कि भाई साहब अब इनका क्या करें, इनको तो मोक्ष मिलेगी नहीं यार, ये तो मेरे भाई बंधु ही है मेरी सेना में, और कौन थे? तो किसी ने कहा यदि गंगा नदी जो कि स्वर्गलोक में बहती है वो यदि धरती पर उतरे और आके इनके ऊपर से निकल जाए तो इनको मोक्ष मिल सकती। तो गंगा जी कैसे आएंगे? ये तपस्या करो, क्या पता गंगा जी आ जाए। तो कहते भाई राजा ने तपस्या की पर गंगा जी राजी नहीं हुए तो नहीं हुए। अगला राजा तपस्या करता है, अगला राजा तपस्या करता है, अगला राजा तपस्या करता है। फिर एक राजा बने, उन राजा का नाम क्या था? भागीरथ। क्या नाम था? 12 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर घनघोर तपस्या के बाद माँ गंगा राजी हुए। माँ गंगा ने कहा हे राजा भागीरथ, मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूँ, तेरे पूर्वजों के ऊपर से निकलने के लिए तैयार हूँ, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। पर हे राजा भागीरथ, मैं जब धरती पर आऊंगी तो इतने तेज फ्लो के साथ गिरूंगी कि जहां गिरूंगी वहां खड्डे खड्डे कर दूंगी। राजा भागीरथ, धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं सीधी आगे गिर सकूं। अब क्या किया जाए? तो शिव जी को याद किया गया। हे शिव जी महाराज, आप बैठ जाओ, आपके बाड़ों में आके गिर जाएगी। आप वैसे ही कई दिनों से नहाए नहीं हो, जटाओं के अंदर समा लीजिए आपने। तो कहते भाई शिव जी ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को समाहित किया था, इसलिए भगवान शिव की जब भी आपको फोटो देखोगे यहां से पानी निकल रहा है, तो जो पानी है वो कौन है? वह गंगा जी उन 60,000 लोगों के ऊपर से निकले, उनको मोक्ष प्रदान की, इसलिए गंगा नदी को बोलते हैं मोक्षदायिनी। क्या बोलते हैं? इसलिए आज दिन तक हम अपनी अस्थियां कहां विसर्जित करके आते हैं? गंगा जी में विसर्जित करके आते हैं। भाई वहां विसर्जित कर दी, इसका मतलब अपने को क्या मिल जाएगी? मोक्ष। कौन से राजा गंगा नदी को लेके आए? इसलिए गंगा नदी का नाम पड़ा भागीरथी। क्या नाम पड़ा? तो गंगा जी के दो पर्यायवाची है, भागीरथ लेके इसलिए भागीरथी, मोक्ष देते हैं इसलिए। जैसे गंगा नदी को धरती पर भागीरथ लाए, वैसे राजस्थान में नहर कौन लाए? गंगा सिंह, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का। और राजा तो पैसे दे सकता है, बता सकता है क्या करना है, काम करने वाला कोई ना कोई इंजीनियर होगा। वो जो इंजीनियर थे उनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था? तो गंग नहर का इंजीनियर कौन था? देख लो, गंग नहर का इंजीनियर, इंजीनियर ऑफ गंग कनाल, गंग नहर का इंजीनियर, इंजीनियर ऑफ गंग कनाल। गंग नहर का इंजीनियर, क्या नाम है इंजीनियर का? कंवर सेन। क्या नाम है? कंवर सेन। किसका इंजीनियर है कंवर सेन? गंग नहर का इंजीनियर। और सुनिए देखो, अब आप नहर लेके आए, कोई काम किया तो उसका उद्घाटन भी होना चाहिए। तो अपने गंगानगर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है शिवपुरी हेड। क्या नाम है? शिवपुरी हेड। यहां पर इस नदी का उद्घाटन किया गया, सॉरी इस नहर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के लिए भारत का गवर्नर जनरल खुद आया। गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? उद्घाटन किसने किया इसका? कहां पे किया? लॉर्ड इरविन कौन था? लिख लो।
लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड नामक स्थान पर इस नहर का उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन इनोग्रेटेड दिस कैनाल एट प्लेस नेम्ड शिवपुरी हेड, गंगानगर में जगह। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड नामक स्थान पर इस नहर का उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन इनोग्रेटेड दिस कैनाल एट प्लेस नेम्ड शिवपुरी हेड। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड नामक स्थान पर इस नहर का उद्घाटन किया था। हुआ यूं था कि जब छप्पनिया अकाल पड़ा था, मैंने अभी बताया लोग बहुत ज्यादा मरे थे, तो राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा को लगा यार अकाल पड़ने पे अनाज होता नहीं, अनाज नहीं होता, लोग मर जाते हैं, और इससे बुरा क्या होगा कि कोई आदमी इसलिए मर जाएगा उसे रोटी नहीं मिली, बीमारी में मरे, एक्सीडेंट में मरे, कोई मार झगड़े के अंदर हो जाए, समझ में आती है बात कि यार कोई बहाना था, कोई कारण था उसका। लेकिन ये क्या कारण है कि आपको रोटी नहीं मिली, आप भूखे थे इसलिए मर गए, ये तो मानवता पे कलंक है। तो राजा को लगा यार मेरे राज्य में यदि कोई भूख से मर जाता है फिर क्या मतलब हुआ। तो राजा कहा गया कि भाई यहां तुम मरेंगे, हर तीसरे साल अकाल पड़ता है, तुम करोगे क्या ऐसे लोगों को बचाने के लिए। तो अकाल क्यों पड़ता है, क्योंकि बरसात नहीं होती। हमारी पूरी खेती किस पे डिपेंड करती है, बरसात। राम जी राजी है तो फसलें होगी, और राम जी राजी नहीं है तो फसलें होगी नहीं। उसने कहा नहीं भाई, मैं नहर लेके आऊंगा और नहर का पानी लेके आएंगे, ताकि कम से कम इतना अनाज तो हो जाएगी, भूखे तो ना मरे। ज्यादा नहीं चाहिए पर पेट भरने जितना तो हो कम से कम। तो नहर लाओगे कहां से, नहर आती है नदियों से, नदियां बीकानेर में है नहीं, तुम नहर कहां से लाओगे। उसने कहा हमारे तो नहीं है, पर बीकानेर के पास में पड़ता है पंजाब, मैं पंजाब की नदियों का पानी नहर के रूप में लेके जाऊंगा। लोगों ने कहा राजा समझ के बात कर, पंजाब अंग्रेजों के पास है, तुम्हारे पास थोड़ी है जो जाके नहर निकाल लोगे। उसने कहा अंग्रेज दोस्त है, अंग्रेजों से बात कर लेंगे। इसलिए अंग्रेजों के साथ बात की। अंग्रेजों का तुम्हारे पानी वैसे ही ज्यादा है पंजाब के अंदर, ये पानी मुझे दे दो। इसलिए पंजाब में एक जगह थी फिरोजपुर, कौन सी जगह थी, वहां फिरोजपुर से पानी लाया गया। अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये पानी आता है, ज्यादा लंबी नहीं है गंगनहर, वो छोटी है गंगनहर, वहां से फिरोजपुर से निकलती है, गंगानगर हनुमानगढ़ तक पानी आता है। पर तब बीकानेर स्टेट ही हुआ करता था, तो बीकानेर के लिए इतना अनाज उगा लिया करते थे, कम से कम अकाल के टाइम में लोग भूखे तो मरे नहीं। अब फिरोजपुर पाकिस्तान में है। अब फिरोजपुर कहां चला गया, सॉरी, फिरोजपुर जो था आजादी के टाइम में पाकिस्तान जा रहा था, लेकिन बाद में चूंकि बीकानेर वालों ने बात की, बीकानेर गंगा सिंह एक्सपायर हो गए, गंगा सिंह के बेटे थे शार्दुल सिंह, कौन थे, शार्दुल सिंह ने जाके बात की कि भाई यदि फिरोजपुर पाकिस्तान के अंदर चला गया तो फिर हमारे पानी बंद कर देगा पाकिस्तान, या पाकिस्तान हमें कहेगा कि बीकानेर को किस में शामिल किया जाए, पाकिस्तान। इसलिए बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था, वो फिरोजपुर को इंडिया में लेके आ गया। तो फिरोजपुर इंडिया में है बीकानेर के चक्कर में, या गंग नहर के चक्कर के अंदर, की गंग नहर फिरोजपुर से निकलती है, इसलिए फिरोजपुर भी किधर आता है बाद में, इंडिया की तरफ इधर आता है। तो वहां फिरोजपुर से निकाल के नहर लेके, इसका नहर का इंजीनियर कौन था, ये बहुत प्यारा फोटो है कि उद्घाटन का जो फोटो, उसमें फोटो में है कि गंगा सिंह एक खेत में हल चला रहे हैं। राजा ने कहा भाई मैं खुद हल चलाऊंगा, पहला हल किसी खेत में मैं चलाऊंगा। तो बैलों की एक जोड़ी, हल चल रहा है पीछे, गंगा सिंह पीछे अनाज डालते हुए जा रहे हैं। एक पंडित जी जोर जोर से खड़े खड़े मंत्र बोल रहे हैं, वो पंडित जी है महामना मदन मोहन मालवीय। पंडित जी कौन है, चंदा लेके जाओगे तो मंत्र बोलने पड़ेंगे भाई साहब। तो शिवपुरी हेड पर मंत्र बोलने के लिए कौन आए थे, इंजीनियर कौन थे। अब देश आजाद हो गया, देश आजाद हो तब तक गंगा सिंह की डेथ हो गई। देश आजाद होने के बाद कंवर सेन जाके नेहरू जी से मिले, और नेहरू जी को जाकर कहा कि नेहरू जी हमारे राजा के पास में ज्यादा रुपए नहीं थे, इवन हालात ये थे कि गंग नहर जब आई थी तो रानियों के गहने बेचे थे, कि रुपए थे नहीं इतनी बड़ी नहर बनाने के लिए। इसलिए राजा ने जैसे तैसे करके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी नहर लेके आ गया, अंग्रेजों से पानी लेके आ गया। तो अंग्रेजों से बात करने भी तो अलग टास्क है ना, अब अंग्रेज क्यों देंगे आपको पानी। अब पंजाब भी अपना है, राजस्थान भी अपना है, बीकानेर भी अपना है, क्यों ना एक बड़ी नहर बनाओ, ताकि लोगों को अकाल के टाइम में वैसे भी खेती के लिए, अनाज के लिए ढंग से हो सही कोई पानी की व्यवस्था। तो नेहरू जी को आइडिया बड़ा अच्छा लगा। नेहरू जी 1958 में अपने एक नहर लेके आते, उसका नाम था राजस्थान नहर। क्या नाम था, राजस्थान के लिए नहर लेके, इसलिए नहर का नाम क्या था, 57-58 में राजस्थान नहर लाई गई। उसके इंजीनियर भी कोई थे, तो वो कौन थे, तो गंग नहर और राजस्थान नहर दोनों का इंजीनियर कौन था। या राजस्थान नहर का मोटिवेशन भी किसी नहर से मिलता है, तो वो नहर कौन सी है, गंग नहर। 1983 में इंदिरा गांधी जी का राजस्थान का दौरा था, उस राजस्थान के दौरे के बाद में उस राजस्थान नहर का नाम बदल कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। क्या कर दिया गया, आईजीएनपी जिसको हम बोलते हैं। बाकी आज भी उधर बीकानेर साइड में, गंगानगर साइड में पुराने लोग आज भी इसको आरसीपी बोलते हैं, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, आरसीपी। उनके राजस्थान नहर ही निकलता है, क्योंकि 1983 में जाके इसका नाम बाद में क्या किया गया था, इंदिरा गांधी। दोनों अलग अलग है। पंजाब के हरीके बैराज एक जगह पड़ती है पंजाब में, उसका नाम क्या है, उस हरीके बैराज नाम की जगह से निकलती है, वो तो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, या जिसका पहले नाम क्या था, राजस्थान नहर। और जो फिरोजपुर से निकलती है वो कौन सी है, गंग नहर।
गंग नहर राजा लेके आया था 1927 में, या आजादी के बाद नेहरू जी लेके आए थे 57-58 के आसपास। 83 में इसका बाद में इंदिरा गांधी जी के दौरे के बाद में इसका नाम चेंज हुआ था। दोनों अलग अलग नहर है। गंग नहर बहुत छोटी है, गंग नहर गंगानगर हनुमानगढ़ तक ही आती है। वो बड़ी लंबी नहर है, आगे ठेठ अपने जैसलमेर तक, वहां तक वो नहर जा रही है। तो दोनों नहरें अलग अलग है। याद रहेगी बात है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी आपके पास व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा, ये देखिए कांग्रेस की काली करतूत, राजा की नहर का नाम बदल कर दिया इंदिरा गांधी नहर। बनाई थी इस नहर को राजा गंगा सिंह ने, लेकिन कांग्रेस ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया। मेरे पास जब पहली बार कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मुझे लगा हाँ यार, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने वाले क्या पता क्या सच्चा है क्या झूठा है। उसने नीचे देखा होगा कि 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, तो उसने एक लिस्ट बनाई, 100 लोगों को क्या कर दिया फॉरवर्ड। कोई बात नहीं। एक दिन अखबार वालों ने छाप दी ये बात। मुझे लगा अखबार वाले छाप रहे हैं कि नहर एक और इसका नाम ये था, ये दोनों अलग अलग नहर है यार, ऐसे कैसे कर सकते तुम। फिर मुझे लगा यार अखबार वाले भी कई बार कर ही जाते हैं, दूसरे दिन लिख देते हैं भूल सुधार। एक दिन विधानसभा में विधायक खड़े हो गए बीजेपी के, और बीजेपी विधायक ने कहा ये देखिए कांग्रेस की काली करतूत, और राजा की नहर का नाम बदल कर दिया इन्होंने इंदिरा गांधी नहर। क्या था इसमें इंदिरा गांधी का, नहर तो राजा की है। इससे भी बड़ी हंसी की बात है कि कांग्रेस के विधायकों ने खड़े होकर कहा हाँ हम करेंगे, तुम कौन होते हो करने वाले। मतलब पूरे कुएं में बहांगे, ना इधर वालों को पता है ना। तो आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज है, आप मुस्कुराना, किसी को बताने की आवश्यकता, अपने समझाने से कोई समझे, पर अपने कम से कम मुस्कुराना कि हाँ हमें पता है सही क्या और गलत है, याद रह जाएगा। तो फिर वो दिमाग में रहेगी। राजस्थान नहर का भी मोटिवेशन यदि कोई नहर देती है तो नहर कौन सी है, कौन सी देती है, गंगा। और देखिए आप, मैं तो क्या उस इलाके में रहा हुआ हूं, इस तरह इंदिरा गांधी नहर वाले इलाके में पूरा बचपन बीता हुआ मेरा। उस इलाके में अक्सर इंदिरा गांधी नहर के जो हमारे किसान थे, आप अभी भी अखबारों में पढ़ेंगे, आप कुछ जो अभी एक नया डिस्ट्रिक्ट बना, आपने नाम सुना अनूपगढ़, है ना। उस अनूपगढ़ के आसपास के किसानों का आप अब भी सुनेंगे कि अनूपगढ़ के किसानों ने आंदोलन किया क्योंकि पानी कम है, नहर में पानी कम है, इसलिए अनूपगढ़ के किसानों ने क्या कर दिया। और हमारे उस क्षेत्र के किसान अक्सर क्या करते हैं, हम भी उन आंदोलनों के अंदर भाग लिया होगा, मैं बहुत छोटा था, परिवार वाले जाते, पर वो सुने हुए मेरे देखे हुए अच्छे से। हमारी स्कूलें बंद हो जाया करती थी उन दिनों के अंदर, कि पूरे के पूरे ट्रालियां भर भर के हमारे किसान जो है इंदिरा गांधी नहर का पानी कम हो गया इसलिए वहां जा रहे। पानी कम क्यों हो गया कि पंजाब अपने हिसाब से कभी उसमें पानी ज्यादा देता है, कभी उसमें पानी कम कर देता है। पंजाब से नहर आ रही है तो पंजाब में यदि बरसात, हिमाचल में बरसात ज्यादा तो पंजाब में पानी ज्यादा, पंजाब में पानी ज्यादा तो पंजाब अपने छोड़ देता है पानी। यदि हिमाचल में बारिश कम तो पंजाब में पानी कम, तो पंजाब पानी रोक लेता है। जैसे पंजाब पानी रोकेगा तो अपने भी पानी क्या आएगा, कम। दूसरा, वो नहर अब पंजाब से निकलती है तो कुछ दूरी तक तो पंजाब में चलेगी, ये थोड़ी पंजाब से निकाली सीधी आप राजस्थान पटक दो ले जाके उसको, कुछ दूर तक पंजाब में चलेगी। पंजाब के जो किसान है जो नहर के पास में रहते हैं वो पानी चोरी कर लेते हैं, और पंजाब की गवर्नमेंट उन पर एक्शन भी नहीं लेती। तो ठीक है अपना ही है, ले लो, राजस्थान वालों को क्यों देना। उस टाइप का हो रहा है। तो बड़े बड़े बर्मे लगाए, बर्मे वो बड़े बड़े पाइप होते हैं, वो लगाए, लगा के उनसे पानी चोरी कर लिया जाता है। तो अक्सर अपने किसान करते रहते हैं कि इंदिरा गांधी नहर में पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, पानी कम हो गया। मैंने कभी नहीं सुना गंग नहर के किसान कहते हैं पानी कम हो गया। एक राजा ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि इतना पानी आना चाहिए, उतना ही आता है। लोकतांत्रिक सरकारें दो राज्यों के बीच में समझौता नहीं करवा पा रही कि पंजाब कितना पानी देगा। पंजाब के जब जिम में आता है तब अपना पानी कम करता है, जब जिम में आता है तब अपना पानी बंद कर देता है। दूसरा, गंग नहर जो है वो ऊपर से बंद है, इसलिए चोरी कर ही नहीं सकते, नहीं तो पानी की चोरी हो। दूसरा, कचरा नहीं है। उस इंदिरा गांधी नहर वाले इलाके में मई जून वाले महीने में हम टाबर थे, स्कूल की छुट्टियां भी रहती, कई बार हम देखते हैं कि हमारे गांव वाले सारे फावड़े लिए हुए और उधर नहर की तरफ भाग रहे हैं। पूछते किसी से, अरे चाचा आज किधर, और चाचा कहेंगे नहर आ गई, नहर काट श्या। नहर आ गई मतलब नहर में पानी आ गया, नहर काट श्या मतलब नहर में मिट्टी आ गई, वो बाहर निकालेंगे। नहरें मतलब इतनी, इंदिरा गांधी नहर इतनी बड़ी है कि आप यूं बस की बस डुबो दो भले तो सीधी सीधी चली जाए, ट्रक चला जाए उसके अंदर, इतनी वो गहरी होगी उसके अंदर, और वो ऊपर तक मिट्टी से भर जाती है क्योंकि वो जंगल देश है, वहां सिवाय मिट्टी की और कुछ है ही नहीं। तो मिट्टी से मतलब ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दो, इतनी ज्यादा भर जाती है। अब फिर किसान जाते और वो फावड़े लेके ट्रैक्टर लेकर उसको पूरी को निकालते, वो मिट्टी निकालते, बाहर मिट्टी निकालते, नहर होती, फिर वो पानी आता। वरना जहां भी मिट्टी रहेगी वहां पर वो पानी बाहर निकलेगा, तो कहते नहर टूट गई, नहर क्या हो गई, टूट गई। तो फिर ट्रैक्टर ले लेके वापस जाते कि मिट्टी बाहर से लेके नहर को रोको वरना पानी बाहर निकलने लग गया। वहां पर एक गजब समस्या थी। एक तो नहर वाली वो मिट्टी वाली समस्या रहती क्योंकि नहर बंद नहीं है ऊपर से। बंद वाला तो हम ये मानते हैं यार इतनी बड़ी लेके आए थे तो बंद कैसे करवाते, ध्यान भी नहीं दिया होगा, करवाई भी नहीं। दूसरा, हमारे सुलह के बड़ा जोरदार था, ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें उस नहर में कोई कुत्ता बिल्ली या गाय नहीं आया। हम उस नहर का लास्ट थे, इसलिए उस नहर में आता कुत्ता बिल्ली, वो चलता रहता चलता रहता चलता रहता, हमारे आगे तो रुके।
इसलिए हम ही बाहर निकालते बाद में उसको। तो हम डेली शाम को सुनते कि आज गा आ गई, आज कुत्तो आ गयो, आज बिल्ली आ गई। हर महीने तो कुत्ता बिल्ली गाय, हर 12 महीने में एक डेड बॉडी मनुष्य। कोई सुसाइड कर गया, वो लाश आ रही है आगे, कोई मार के फेंक गया। उस क्षेत्र में ये बड़ा ही जोरदार था कि किसी का मर्डर किया और मर्डर करके किसमें फेंक दिया, नहर में फेंक दिया। अभी चलता जाएगा, कहां जाके पकड़ेंगे कहां नहीं, कहां शिनाख्त होगी। अब ये सोशल मीडिया के दौर है तो चीजें जल्दी पता चल जाए, उस समय ये भी नहीं होता। तो वो, और उसका पानी इतना खराब आता, नहर का इतना खराब आता, वो पानी हम पीते थे। तो मेरे को याद है, उस नहर के पानी को लाते हम बाल्टियों में रखते, बाल्टियों में रख के फिटकरी घुमाते उसमें, और पूरी रात उसको छोड़ के रखते कि अभी रात को जमेगा नीचे। ये जमता, सुबह बाद में धीरे धीरे यूं गिलास लेके धीरे धीरे उस पर हिलाना नहीं, उसको धीरे धीरे ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से, और जो टापर हिला देते तो मम्मियां इस बात पे कूट दिया करती कि हिला दिया इसको, अब ये पूरा दिन लगेगा जमने में। धीरे 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 धीरे, और हमारे कभी खराब पानी की वजह से बीमारी नहीं हुई। कि मेरे कभी याद नहीं आता कि हमने इतना गंदा पानी पिया था। मतलब उस सीधे सीधे पानी को तो आप देख लो तो आपको पीने का जी नहीं करे। आपको नहर का पानी में सीधा पी लूं तो आपको ना भाई, ये तो आज भय है कल भय। उसके बावजूद हमारे किसी भी वाटर डिजीज नाम की कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरे पापा कई बार, अब हम बीकानेर शिफ्ट हो गए, अब बीकानेर में उधर कुओं का पानी आता बीकानेर का, या उसमें भी आरओ घर पे लगा हुआ है, तो भी कि पानी की बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, ये बीमारी। तो मेरे पापा हंसते रहते हैं कि अपने नहर वाला पिया तो भी मरे नहीं कभी, ये पी पी के पक्का मरेंगे कभी ना कभी, जो तुम ये शुद्ध कर करके पीते रहते हो। दूसरा, उस इलाके में, इंदिरा गांधी नहर वाले इलाके में तापमान 55 डिग्री के आसपास चला जाता। सरकार 50 बताती है, सरकार 50 भी नहीं बताती, सरकार कहती है 49.9 है, क्योंकि 50 बताते स्कूलें बंद करनी पड़ती है। 50 बताते सरकार को ट्रक भर भर के पानी की सड़कों के ऊपर डालना पड़ता है ताकि सड़कें उसकी, वरना टायर फट जाए। वरना हमारे उधर हमेशा 55 ही रहता था, तो हमारे कभी मलेरिया नहीं होती थी। मच्छर हो तो, मच्छर को भी तो अनुकूल वातावरण चाहिए होता है। वहां भाई साहब बाफड़ बढ़ जाए आदमी की, मच्छर की औकात ही क्या होती है। जो इलाका इस मामले में बड़ा जोरदार था, उस इलाके में ये, तो ये नहर वाला मैं जब भी ये सुनता हूं तब मुझे लगता है कि यार, कम से कम पढ़े लिखे लोगों को तो पता होना चाहिए, गंग नहर अलग है, इंदिरा गांधी नहर कॉमन एक है, कि इनका इंजीनियर एक है, इसका इंजीनियर भी कमर सेन है, इसका इंजीनियर भी कौन है, कमर सेन। या अभी जो मैं गंगा रिसाला की बात कर रहा था, गंगा रिसाला जब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ तो राजाओं ने अपना विलय किसमें कर दिया, भारत में। भारत में विलय किया तो राजाओं ने अपना संसाधन दिए। राजाओं ने कहा भाई मेरी आर्मी है, भारत सरकार रख लो, मेरे हथियार है, भारत सरकार रख लो, मेरी बिल्डिंग है, भारत सरकार रख लो, तो भारत सरकार को दिया गया। तो गंगा रिसाला भी इंडियन आर्मी में गया, तो इंडियन आर्मी में गंगा रिसाला का अब जो नाम है वो 13 ग्रेनेडियर्स, 13 ग्रेनेडियर जो है वो गंगा रिसाला है। लेकिन इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई सैनिक तो आ जाओ, ऊंट घर जाओ। ऊंटों को क्या करेगी इंडियन आर्मी, तो ऊंटों को वापस भेज दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, युद्ध जैसलमेर वाले बॉर्डर पे होता है। तब भारतीय आर्मी को भी समझ में आया कि इस इलाके में ना चले पैदल, ना चले घोड़ा, ना चले गाड़ी, यहाँ क्या चलेगा, ऊंट। इसलिए 1965 के युद्ध के बाद हमने एक नई सेना बनाई इस इलाके के लिए, उसका नाम है बीएसएफ। क्या नाम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल बनाया गया। उसमें एक टुकड़ी बाकायदा, हमने बाकायदा ऊंट दिए गए उन सैनिकों को, और ऊंटों की जो टुकड़ी बनाई उसका नाम रखा गया बीकानेर कैमल कॉर्प्स। क्या नाम रखा गया, बीकानेर कैमल कॉर्प्स की। बीकानेर के राजा के पास कैमल थे, या अब अपनी इंडियन आर्मी के पास कैमल है, इसलिए बीकानेर के राजा को ट्रिब्यूट दिया जाए, इस सेना का नाम क्या रखा जाए, बीकानेर कैमल। अच्छा, कभी आपने एक नाम सुना हो तो, गोलमेज सम्मेलन नाम सुना है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कितने हुए थे, 1930, 1931, 1900। क्यों बोलते हैं उनको गोलमेज सम्मेलन, क्यों बोलते हैं, गोलमेज के चारों तरफ बैठ के बात करते इसलिए क्या बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। कहां होते थे, लंदन। कहां होते थे, क्यों हुए, क्यों हुए गोलमेज सम्मेलन। लंदन वालों को क्या पड़ी थी कि आपको गोलमेज के चारों तरफ बिठा बिठा के आपसे बात करें, भारत के शासन में क्या सुधार किए जाए, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म किए जाए, ये डिस्कस करने के लिए जो सम्मेलन बुलाए गए उनको हम बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। जो कहां पर हुए, लंदन। कब कब हुए, 1930, 1931, 1932। अब इंडिया के मामलों पे आपको वहां पे डिस्कस करना, तो इंडिया से लोग तो बुलाने पड़ेंगे। तो राजस्थान का कोई राजा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गया था वो कौन है, देखो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। He joined all three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बड़ा होता है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। He joined all three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। He joined all three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। He joined all
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब कब हुए हैं बताओ देखे, लिख लो कोष्टक में। 30, 31, 32 तक याद रहेगा। इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न इंडिया, तब और याद रहेगा। और तब आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि पहला ये गोलमेज सम्मेलन लगभग नवंबर में हुए, नवंबर 30, नवंबर 31, नवंबर 32। अपने गांधी जी 1930 में एक आंदोलन शुरू कर चुके थे। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? 12 मार्च को दांडी के लिए यात्रा शुरू की जाती है। दांडी मार्च, पता है दांडी मार्च? तो 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू होती है और उसी दिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी क्या लक्ष्य है? भारत को क्या दिलानी है? आजादी। भारत को आजादी कौन देगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड जाके बात करो। उन दिनों भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता इरविन। कौन था? इरविन ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी को बुलाकर, बापू यहां सड़कों पे आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलना। यदि आपको भारत को आजादी चाहिए, अभी गोलमेज सम्मेलन है, हम तो इनविटेशन दे रहे हैं आपको, पधारिए, लंदन भाग लीजिए, बात कीजिए इंग्लैंड की सरकार से क्या क्या चाहिए। फिर इंग्लैंड की सरकार जाने, उनका काम जाने, वो यदि देंगे तो मैं दे दूंगा। मेरे सामने आंदोलन करने से क्या होगा? गांधी जी ने कहा गलतफहमी मत रखना, साडा हक। तो गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया, गांधी जी ने भाग नहीं लिया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब दूसरे का टाइम आ रहा है, दूसरा वापस नवंबर में होना है। वापस मार्च आ गया, गांधी जी को वापस इरविन ने कहा कि बापू प्लीज बी प्रैक्टिकल, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। क्या तरीका है ऐसे सड़कों पे आंदोलन करने से? कुछ ही नहीं मिलना और लट पड़ जाएंगे फालतू में। गांधी जी ने कहा नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, हम अहिंसा का पालन करेंगे और हम यहां पर क्या करेंगे? आंदोलन। इरविन भारत का गवर्नर जनरल है। इरविन के दोस्त है गंगा सिंह। इरविन का दोस्त कौन है? गंगा सिंह का दोस्त गांधी जी। तो इरविन ने गंगा सिंह को कहा कि प्लीज यार, गंगा सिंह जा गांधी जी का, बापू क्या यार, लंदन चलते हैं, घूमेंगे थोड़े दिन उधर। तो गांधी जी ने एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वो कौन सा है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया था। उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई गए थे तो कौन गए थे? तो गांधी जी को राजी करने वाला कोई आदमी था तो कौन था? तो गंगा सिंह गांधी जी से खूब बनती थी। तो मुझे एक बात याद है कि एक बार गांधी जी से पूछा गया कि अभी आप अंग्रेजों वाले भारत में रहते हो, भाई वो भारत हुआ जिसमें अंग्रेजों का राज था। यदि आपको राजाओं वाले भारत में रहना पड़े, भाई तब भारत दो थे, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज है, एक वह भारत जहां पे राजाओं का राज। यदि राजाओं वाले भारत में रहना पड़े तो आप कौन से राजा के पास जाके रहना पसंद करो? उनका बीकानेर रहना पसंद करूंगा। तो पत्रकार का अगला क्वेश्चन था कि वाई बीकानेर, ऐसा बीकानेर में क्या है? तो गांधी जी ने कहा भाई दो है, एक तो वहां की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत मेंटेन कर रखा है राजा ने। दूसरा, हिंदू मुस्लिम नहीं, सांप्रदायिक है ना, कम्युनल जो भी चीज होती है उस प्रकार की कोई भी चीज है नहीं। तो शांति है थोड़ी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। तो कानून व्यवस्था के तो गंगा सिंह के खूब उदाहरण है, पर लोकल लोग भी मिल जाएंगे कि भाई इस मामले में गंगा सिंह बड़ा जोरदार था। तो एक तो यूं है कि एक कोई कपड़े बनाने वाला आदमी था। कपड़े बनाने वाली जो जाति होती है उसको बोलते हैं जुलाहा। क्या बोलते हैं? कबीर जी जुलाहे थे। कबीर जी क्या थे? जुलाहे थे, जुलाहा थे कबीर जी। तो जुलाहा कपड़े बनाने वाले। तो एक वो जुलाहा था, उसकी पत्नी किडनैप हो गई। उसकी पत्नी किडनैप हो गई तो बेचारा पुलिस के पास गया। उसने पुलिस को जागा भाई मेरी पत्नी का किडनैप हुआ। पुलिस ने कहा हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं। 2-4 दिन हो गए, बेचारे डेली जाएगी यार, क्या ढूंढा? पुलिस ने कहा ढूंढ रहे हैं यार, कह तो दिया कल से मत आना। बेचारा 2-3 दिन परेशान हुआ। चौथे दिन वो गंगा सिंह के पास चला गया, राजा के पास चला गया। उसने राजा को जाकर, राजा ढूंढ तुम्हारे पीछे, शर्म नहीं आती कि तेरे राज में ये बात हो जाएगी? हम तेरे को टैक्स देते इस बात के लिए देते। अरे बात क्या भी बात होता। उसने कहा मेरी पत्नी का 4 दिन हो गए किडनैप हो गया और तुम्हारी पुलिस कर रही, ढूंढ रहे हैं, क्या कर रही है पुलिस तुम्हारी? राजा को बड़ा अजीब लगा कि यार सरेआम बंदा आके फोटो उतार के चला गया। राजा ने कहा कमिश्नर को बुलाओ रहे हो। तो बीकानेर का उस समय जो कमिश्नर था वो एक अंग्रेज था। अंग्रेज यहाँ नौकरियां करते खूब सारे। अंग्रेज था, उस अंग्रेज को बुलाया। अंग्रेज को बुलाकर भाई क्या मैटर है? उसने कहा सर हम लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। राजा ने कहा मुझे नहीं पता अब तक क्या किया क्या नहीं किया, अगले 24 घंटे में जुलाहे को जुलाही मिल जानी चाहिए, वरना तुम्हारी पत्नी जुलाहे को दे दी जाएगी। कमिश्नर 12 घंटे में जुलाही को ढूंढ लाया। मुझे लगता है यार जुलाहे ने सोचा होगा कि दूसरे वाला ऑफर ज्यादा ठीक है। राजा राजा अंग्रेजों के साथ ठीक बनती थी, तो राजा ने अपने सिक्कों पर रानी का नाम लिखवाया था। ब्रिटेन की रानी थी, उसका नाम था विक्टोरिया। क्या नाम था? तो अपने सिक्कों पे लिखवाया था विक्टोरिया एम्प्रेस। क्या लिखवाया था? रानी विक्टोरिया का नाम लिखवाया था। तो ये सवाल पूछा हुआ 2013 के प्रीलिम्स का सवाल है कि कौन सी रियासत के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा जाता था? कौन सी रियासत के? बीकानेर। देख लो, महारानी विक्टोरिया ना, बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। He got engraved Victoria Empress on coins of बीकानेर। बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। He got engraved Victoria Empress on coins of बीकानेर।
बीकानेर के सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवाया था। He got engraved Victoria Empress on coins of बीकानेर। और उस समय कई राजा महाराजा ऐसा लिखवाया करते। ये सवाल पूछा हुआ इसलिए अपने पढ़ लिया। एक मेवाड़ में एक राजा हुए थे, उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? आप याद करो, कीर्ति स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पढ़ते हैं हमने। तो वो जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने मेवाड़ के सिक्कों पे लिखवाया था दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया था? भाई साहब छोटा मोटा मत समझ लेना। हमारी दोस्ती किसके साथ है आजकल? फ्रेंडशिप डायरेक्ट किससे हो रखी है हमारी? विक्टोरिया डायरेक्ट फ्रेंड है हमारी आजकल। देखो इसी में लिख लो, फिर बॉक्स में बंद कर लेना। महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। गॉट एनग्रेव्ड फ्रेंडशिप लंदन ऑन कॉइन्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। गॉट एनग्रेव्ड फ्रेंडशिप लंदन ऑन कॉइन्स ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। गॉट एनग्रेव्ड फ्रेंडशिप लंदन ऑन कॉइन्स ऑफ मेवाड़। तो विक्टोरिया एम्प्रेस पूछा हुआ, अगली बार कोई ये पूछ ले तो बॉक्स में बंद कर लो, अलग से याद रह जाएगा। सिक्कों वाली बातें दोनों एक साथ याद रह जाएगी अपना। गंगा सिंह के पिताजी का नाम था लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह। लाल सिंह राजा नहीं बने थे। हुआ यह था, अभी देखो मैंने एक बताया बीकानेर राठौड़ारी ख्यात पढ़ाई आपको, तो मैंने कहा उसमें बीका से लेकर सरदार सिंह तक, कहां से कहां तक की जानकारी है? बीका से लेकर सरदार सिंह। तो सरदार सिंह के बेटा नहीं था, तो सरदार सिंह ने अपने भतीजे को राजा बना दिया। सरदार सिंह के भतीजे का नाम था डूंगर सिंह। क्या नाम था? तो ने कहा मेरे तो बेटा नहीं, भाई के बेटे को बना दिया। सरदार सिंह का भाई है लाल सिंह, लाल सिंह का बेटा है डूंगर सिंह, तो डूंगर सिंह को क्या बना दिया गया? राजा। आपने ये कभी सुना बीकानेरी भुजिया? ये बीकानेरी भुजिया पहली बार डूंगर सिंह के टाइम में बना था। तो अब आप देखना कभी बीकानेर भुजिया का इस बार को पैकेट लो तो उसके ऊपर लिखा है महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में पहली बार बनाया गया था। तो डूंगर सिंह के टाइम तो डूंगर सिंह राजा बना। अब डूंगर सिंह के फिर बेटा नहीं, तो डूंगर सिंह ने अपने भाई को राजा बना दिया। डूंगर सिंह का भाई था गंगा सिंह। कौन था? दो भाई राजा बने, लेकिन इनका बाप राजा नहीं है। पिताजी तो लाल सिंह थे, लेकिन लाल सिंह राजा नहीं थे। डूंगर सिंह राजा है, गंगा सिंह राजा, लेकिन इनके पिताजी राजा नहीं थे। एक बार गंगा सिंह के टाइम में बीकानेर के सारे राजाओं की पेंटिंग बनवाई गई। तो जिस बंदे ने पेंटिंग बना दी, उसने कहा राजा का, भाई लो इंस्पेक्शन करो पेंटिंग कैसी बनी है। अब राजा देख रहा है, भाई बिक्का, बिकाबा, लूणकरण, जैतसी, कल्याणमल, राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह, सबकी पेंटिंग लगी हुई है। अब खुद की पेंटिंग लगी हुई गंगा सिंह की। तो वहां गंगा सिंह के साथ में कोई एक बंदा चल रहा था, उसने कहा देखो साहब, दुनिया ये है, जिंदगी ये है कि दो भाइयों की पेंटिंग लगी हुई है, गंगा सिंह और डूंगर सिंह, पर उनके बाप की नहीं है। बाप राजा तो बना नहीं था। राजा नहीं बनोगे तो पेंटिंग कैसे होगी? राजा को ये बात बड़ी अजीब लगी कि अरे यार, हमारे बाप का तो नाम ही मिट जाएगा, मतलब कोई जानेगा ही नहीं। तो अपने बाप के नाम पर बीकानेर में महल बनाया गया। पिताजी का नाम क्या था, इसलिए महल कौन सा याद रहेगा? देख लो। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लालगढ़ पैलेस एट बीकानेर। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट लालगढ़ पैलेस एट बीकानेर। बीकानेर में लालगढ़ महल का निर्माण करवाया था। करणी माता का मंदिर कहां बना हुआ है? किसने बनवाया था? सूरत से। पर तब वो छोटा सा मंदिर हुआ करता था। आज जो बड़ा मंदिर आपको दिखाई देता है वो किसके टाइम में बना था? गंगा से। ऐसे कभी आप जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर है, एक आपने जगह का नाम सुना हो? रामदेवरा जगह का नाम सुना है? रामदेवरा, रामदेव जी महाराज का मंदिर, इसलिए जगह का नाम क्या है? हनुमानगढ़ में गोगा जी का एक मंदिर है, उसका नाम है गोगा मेडी। क्या नाम है? बीकानेर में करणी माता का मंदिर, जैसलमेर में रामदेव जी का मंदिर, हनुमानगढ़ में गोगा जी का मंदिर। ये तीनों मंदिर जैसे आज दिखाई देते हैं, तीनों गंगा सिंह के। पहले छोटे रहे होंगे, बड़े जो मंदिर, इनका वर्तमान स्वरूप यदि किसी ने बनाया, किसने बनाया था? कौन कौन से मंदिरों का? ये तीनों लिख लेते हैं इनके। ये तीनों नाम उतार लो आप तो पहले एक बार, मैं बता देता हूं फिर क्या लिखना है। जोगामेडी वसुंधरा ने बना दिया मंदिर है, बड़ा और करवा दिया, उसके आगे कोई काम काज और करवाए होंगे। अब राजा वसुंधरा है भाई। भाई लोकतंत्र में राजा ये है। बस अब ये है कि राजा 5 साल में चेंज हो जाता है ना? जितने टाइम 5 साल बाद में हमारे पास मौका होता है हम चेंज कर सकते हैं। पहले राजा का ये था कि वो कल भी चेंज हो सकता है, 10 दिन बाद भी चेंज हो सकता है,
10 साल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकता है, 50 साल भी रह सकता है, कभी कोई सल्टा भी सकता है उसको। अलग अलग लिख लिए तीनों, लिखो लिखो। इन तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। He built present form of all three temples. इन तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। He built present form of all three temples. इन तीनों मंदिरों का वर्तमान स्वरूप बनवाया था। He built present form of all three temples. कल पढ़ेंगे।